You are audible, sir. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं शुरू करने लगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द सेशन। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों आज ट्रेनिंग हासिल करनी है और मुझ जैसे आदमी को मौका मिल गया कि आपसे बात कर सकूं। और मैं पढ़ा नहीं रहा, मैंने आपसे जस्ट अपना नॉलेज शेयर करना है और आपके नॉलेज को भी मैंने अपने साथ अटैच करवाना है, ताकि हम शेयरिंग से एक दूसरे को गाइड भी कर सकें और एक दूसरे के तजर्बात की रोशनी में कुछ हासिल कर सकें। तो मैं कोई पढ़ाने के लिए नहीं आया, आप ऑलरेडी 19 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद गुजर के नाम से जाना पहचाना जाता हूँ जी। गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप का प्रिंसिपल हूँ, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स हूँ, पोस्ट डॉक इन मैथमेटिक्स हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 32-33 साल का जो है ना वो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का भी, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी मुझे जो है ना वो 10-12 साल से तजर्बा है। इसलिए मैं अपने तजर्बात की रोशनी में बतौर मेंटोर के काम करूँगा, आप लोगों को अपने तजर्बात जो है ना वो बताऊँगा कि क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हैं। हम अ, अपने उसमें जा रहे हैं सेशन में। सबसे जो हमारा टॉपिक है वो है जी कॉलेज काउंसिल। कॉलेज काउंसिल क्या है, इसके बारे में मैं पहले डेफिनेशन देने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए कि कॉलेज काउंसिल से मुराद क्या है और हम इसको क्यों इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं और इसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, ये कहाँ कहाँ काम आ सकता है। तो मुझे मेरी स्लाइड पे जो सबसे पहले लिखा हुआ है, बोर्ड ऑफ गवर्नर BOG जिसे कहते हैं, ऑटोनॉमी है और डेलीगेशन ऑफ पावर्स है। तो दरअसल हुआ ये कि कॉलेज काउंसिल और स्कूल काउंसिल ये बहुत पुरानी बातें हैं। ये हमारे कॉलेजेस में और स्कूल्स में राइज थी। कब राइज थी? ये उस वक्त ज़्यादा राइज थी जब हमारे पास 1973 से पहले स्कूल और कॉलेजेस ज़्यादातर कोई इस्लामिक वालों के पास थे, कोई किसी और के पास थे, कोई NGOs के पास थे, कोई और जो है ना प्राइवेट कंपनीज थी उनके पास थे। तो उन्होंने बाकायदा काउंसिल्स BOG ऑटोनॉमी टाइप बना के डेलीगेशन ऑफ पावर करके तो ये सारे के सारे इदारे चला रहे थे। इदारे चलाने के लिए सिर्फ प्रिंसिपल की ज़रूरत नहीं, बल्कि प्रिंसिपल के साथ सपोर्टिंग एलिमेंट की भी ज़रूरत होती है। जो प्रिंसिपल अकेला बहुत सारे मसाइल को हल नहीं कर सकता, बहुत सारे डिसीजन नहीं ले सकता, बहुत सारे जो मामलात होते हैं फाइनेंशियल मैटर, वो अकेला नहीं कर Excuse me, सकता। sir. कि जी Sorry for interruption, sir. Kindly voice check कीजिएगा, थोड़ी सी लो आ रही है pitch voice. ओके ओके ओके, मैं जरा Yes. एक मिनट की। सर आपकी वॉइस बहुत क्लियर है, बट सर की वॉइस ना बहुत स्लो आ रही है। जी जी मैम, मैंने आ, बोला सर को भी करना चाहिए। अच्छा, आप देखिए जरा, आप आवाज आ रही है? यस सर। आप ठीक है? ओके यस सर, अब ओके। ओके, चले मैं माइक जरा ज्यादा करीब कर लेता हूँ ताकि बहुत वाजे और क्लियर आवाज आए। मैं दोबारा से जो है ना वो बात करता हूँ। थैंक यू सो बात मच चल रही सर। थी जी कॉलेज काउंसिल से। कॉलेज काउंसिल एक सपोर्टिंग फोरम है जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मैं सिर्फ कॉलेज से रिलेट नहीं रहना चाह रहा, मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्कूल के इदारे हों, चाहे वो कॉलेज हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, तो उसके लिए काउंसिल एक बनाई जाती है जो उसके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को, और पर्टिकुलरली चूंकि आप सारे कॉलेज से हैं, प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है। ये एक ऐसा हमारा मशावरती बोर्ड है जो मशवरे देता है, जो प्रिंसिपल के मामलात को आसान करने के लिए उसके साथ मशावरत भी करता है, उसकी हेल्प भी करता है, ताकि प्रिंसिपल कॉलेज को बेहतर से बेहतर तरीके से चला सके। अब मामलात कुछ यूं होते हैं कि जब मैं अकेला, मैं चूंकि बीइंग प्रिंसिपल भी बात कर सकता हूं, कि मैं अकेला या एक प्रिंसिपल अकेला कोई डिसीजन ले ले, कि फर्ज करें कि मैं अपनी मिसाल देता हूं
कि मेरे पास 2 बसेस हैं और उनके टायर्स बिल्कुल खत्म हो चुके हुए थे, क्योंकि बहुत पुरानी बसें चल रही थी हमारे पास। लेकिन पीछे एक रेगुलर प्रिंसिपल रिटायर हुए, तो उसके बाद 2-3 हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो इंचार्ज चले, तो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि हम क्या करें। मैं रेगुलर प्रिंसिपल के तौर पर यहाँ पर 6 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया। तो आते ही जब मैंने सारे मामलात को देखा, तो सबसे पहला जो बड़ा मसला मुझे नजर आया वो ये नजर आया कि बच्चों को जब बसें लेने जा रही होती हैं, वो हर रोज या आते वक्त या जाते वक्त वो पंक्चर हो जाती हैं। और बच्चे हमारे जो है ना वो बहुत सड़कों पे खड़े रहते हैं जब तक वो टायर पंक्चर वाला नहीं लगता। उनका टाइम जाया होता था आने में भी और जाने में भी। ये एक बहुत गंभीर मसला था, चूंकि दोनों बसों के टायर्स तकरीबन 9.5 से 10 लाख के करीब जो है ना ये खर्चा था। इतना बड़ा डिसीजन लेना प्रिंसिपल्स के लिए बहुत मुश्किल था। उसके लिए हमें जो है ना वो पेपरा की वेबसाइट पे जाना था, बहुत बड़ा इश्तिहार चलाना था, फिर जाके हमारे मामलात चलने थे। और इतना प्रोसेस चल जाना था कि हमें 2 महीने तक वो टायर्स मिलने थे। अब उसमें हमने ये किया कि चूंकि हमारे पास कॉलेज काउंसिल मौजूद है, कॉलेज काउंसिल के इजलास में हमने वो मामला पुटअप किया। कॉलेज काउंसिल ने हमें सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी कि ये चूंकि एक बहुत इमरजेंसी मसला है, बच्चों का प्रॉब्लम है, बच्चों के आने जाने का प्रॉब्लम है, तो बच्चों के लिए ये एक इमरजेंसी तौर पे इसको सॉल्व किया जाए। और चूंकि जनरल टायर कंपनी ने पाकिस्तान में सिंगल यूनिट के तौर पर काम किया हुआ है और तमाम गवर्नमेंट के इदारों को इजाजत है कि आप डायरेक्टली वहां से परचेज कर सकते हैं। लेकिन 10 लाख की अमाउंट की परचेज के लिए पेपरा रूल से हटके डायरेक्ट परचेज के लिए फिर भी हमें कोई ना कोई सपोर्टिंग एलिमेंट चाहिए था। मुशावरती इजलास बुलाया गया, कॉलेज काउंसिल का इजलास बुलाया गया, उसने हमें सपोर्ट किया। हमें उन्होंने बताया कि जनाब आप ले सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम इसके ऊपर सारे के सारे आपके साथ खड़े हैं। और वो जो 17 रुकनी हमारे पास कमेटी थी, उन्होंने सारों ने मिल के फैसला दिया, मेरे हक में दिया, कॉलेज के हक में दिया। तो मैंने फिर डायरेक्ट उनसे जनरल टायर से 9.5 लाख के करीब चेक बना के उनसे परचेज किया। और मैंने अपने बसों के टायर बदलवा दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे अब किसी मुश्किल के बगैर कॉलेज आते और जाते हैं। ना सिर्फ यहाँ आते जाते हैं, बल्कि अब हम कहीं उनको ट्रिप पर भी भेज सकते हैं कि अब हमारी गाड़ी बिल्कुल फिट है। अब हुआ क्या, मैं अकेला अगर ये फैसला करता, 10 लाख की अमाउंट थोड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो उसके लिए मुझे कोई भी सपोर्टिंग नहीं मिल रहा था कुछ भी। तो एक स्पोर्टिंग मशावरती इजलास हमने कॉलेज काउंसिल की शक्ल में बनाया हुआ था। तो हमने उसको इस्तेमाल करते हुए, उसके साथ मशावरत करते हुए हमने बहुत सारे फवायद हासिल कर लिए। अब हुआ ये कि कॉलेज काउंसिल ने सपोर्ट किया, चेक कटा, सारा काम हो गया। फिर फिजिकली मैंने उस कॉलेज काउंसिल को वो टायर दिखवाए बसों के साथ। तो उन्होंने उसको वेरीफाई कर दिया कि तमाम स्टॉक मौजूद है और आ चुका है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो गई। तो अब मैं बहुत ही इजी हूं कि 9 लाख 9.5 लाख की परचेज डायरेक्ट परचेज हुई है, एक कंपनी से हुई है। तो अब मुझे एक सपोर्टिंग जो है इजलास मेरे पास मौजूद था, एक फोरम मौजूद था, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं ये काम कर सका। उसमें यह हुआ कि उस फैसले को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसके अंदर क्या क्या है वो अब मैं बताने जा रहा हूं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर, जहां पर बिल्कुल प्राइवेटाइज किस्म की कोई जो है ना इदारे हैं, तो वहां बोर्ड ऑफ गवर्नर चलता है। या ऑटोनॉमी होती है तो वो मुकम्मल ऑटोनॉमी है। और डेलीगेशन ऑफ पावर्स जो दी जाती हैं प्रिंसिपल्स को, उसका इस्तेमाल करने के लिए कॉलेज काउंसिल का जो है ना वो होना बहुत जरूरी है। अब आगे चलता हूं मैं कि कॉलेज काउंसिल कैसे कैसे बनी और किस रूल के तहत ये बनाई गई। कॉलेज काउंसिल वर डायरेक्टेड टू बी ऑपरेटिव वाइड गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन नंबर SOA 1/47/2010 पार्सल
डेटेड नवंबर 29 2010। ये 2010 के नवंबर 29 नवंबर का एक नोटिफिकेशन है। वो मैं सबसे आखिर में नोटिफिकेशन पूरा आपको दिखाऊंगा, अगर किसी को जरूरत हुई तो वो मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा। ये स्लाइड्स भी प्रोवाइड की जा सकती हैं, कोई मसला नहीं है। कोई भी मुझसे मांगेगा तो मैं दे सकता हूँ। मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा। मुझसे गलती हुई कि मैंने जो पहली स्लाइड है उसमें अपना नंबर नहीं डाला, मैं अभी नंबर भी बाद में सबको दे दूँ। कॉलेज काउंसिल किन मेंबरान पर मुश्तमिल है, जरा वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। कॉलेज काउंसिल जो है, प्रिंसिपल उस इदारे का वो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल होता है। वाइस प्रिंसिपल, चूंकि वो सीनियर मोस्ट भी होता है, तो वो सेक्रेटरी मेंबर के तौर पर उस कॉलेज काउंसिल का सेक्रेटरी के तौर पे काम करता है। उसके बाद कॉलेजेस में सबसे जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होता है 20 ग्रेड का या 21 ग्रेड का, उसको कॉलेज काउंसिल का मेंबर नामजद किया जाता है। फिर इसी तरह जो सीनियर मोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर आपके कॉलेज में होगा, तो उसको भी वहां पर नॉमिनेट किया जाएगा। जो भी उस वक्त कॉलेज का मौजूदा रनिंग सेशन का जो भी सीनियर मोस्ट होगा, उसको बुलाया जाएगा। इसी तरह सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 18 का, वो भी हमारा कॉलेज का मेंबर होगा और वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा जो भी उस इदारे का सीनियर मोस्ट होगा। इसी तरह सीनियर मोस्ट जो लेक्चरर है 17 ग्रेड का, वो भी उस जो है ना कॉलेज काउंसिल का मेंबर होगा। अब जरा गौर कीजिएगा, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, 2 और 4 ग्रेड के सीनियर मोस्ट लोग, 20वें ग्रेड का, 19वें ग्रेड का, 18 ग्रेड का, 17 ग्रेड का जो सीनियर मोस्ट होगा, वो हमारे पास इस कॉलेज काउंसिल का मेंबर होगा। यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच ग्रेड, यहाँ ऑल ग्रेड लिखा हुआ है, गलती से जरा इसको ईच ग्रेड कर दे कि हर ग्रेड का रिप्रेजेंटेटिव 17, 18 और 19, 20 के ग्रेड के सीनियर मोस्ट। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल भी आमतौर पर 20 के होते हैं, लेकिन वो इनसे हटके होंगे। सीनियर मोस्ट प्रोफेसर भी, प्रिंसिपल भी और वाइस प्रिंसिपल भी सीनियर मोस्ट होने के बावजूद भी वो चेयरमैन और सेक्रेटरी के तौर पे काम करेंगे। उनके अलावा तीसरा जो है 20 ग्रेड का, वो सीनियर मोस्ट लिया जाएगा। जिन इदारों में 20 के प्रोफेसर मौजूद नहीं है, तो वो फिर 17, 18 और 19 ग्रेड के सीनियर मोस्ट ले लेंगे। उनकी तादाद में एक कमी वाक़ई हो जाएगी। एक रिप्रेजेंटेटिव होगा डिविजनल कमिश्नर का, वो एक अपना नुमाइंदा मुकर्रर करेंगे। उनकी तरफ से उसका हमारे पास लेटर आता है कि हमारे कॉलेज हमारे जो है ना डिविजनल कमिश्नर की तरफ से फलां बंदा, आमतौर पे वो असिस्टेंट कमिश्नर और या तहसीलदार नॉमिनेट किए जाते हैं। वो आके इजलास को में शिरकत करते हैं, कमिश्नर की नुमाइंदगी करते हैं। एक नुमाइंदा CNW डिपार्टमेंट यानी इंजीनियर होता है, वो वहां से लिया जाता है। एक नुमाइंदा डिप्टी कमिश्नर भी इसी तरह नामजद करता है, और वो भेजा जाता है। इन इदारों को हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, प्रिंसिपल रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो अपना अपना नॉमिनेट कर देता है। प्रिंसिपल ने तो पहले 4 अपने ग्रेड के ऑफिसर खुद बताए थे कि ये सीनियर मोस्ट है, इनको नामजद किया जाता है कॉलेज काउंसिल के लिए। प्रिंसिपल खुद और वाइस प्रिंसिपल खुद, 6 वो लोग हो गए, 3 लोग इधर से आ गए, 9 लोग अभी तक मैंने आपको गिनवा दिए हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। 2 पेरेंट्स, यानी ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हों, वो भी हमारे कॉलेज काउंसिल के 2 पेरेंट्स जो है ना, या वालिद या वालदा, वो हमारे पास 2 लोग उनमें से भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ लोगों ने पिछली दफा क्वेश्चन किया कि वो उनका टीचर होना लाजिम है। मैंने कहा नहीं जी, ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर हमारे ही किसी कॉलेज के टीचर के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं और फिर हम उनको नामजद कर दें, तो ज्यादा अच्छी बात होती है कि वो हमारे ही कॉलेज के मामलात को ज्यादा बेहतर समझते हुए उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो 2 लोग ये हो गए, 9 पहले थे जी, तो 11 लोग हो गए। तो हमने फिलेंथ्रोपिस्ट लेने हैं, सोशल वर्कर लेने हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लेने हैं, पर्सन फ्रॉम द एमिनेंस लेने हैं, नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर। तो हम इनको आमतौर पे खुद ही नॉमिनेट करके कमिश्नर को भेजते हैं कि ये 2 लोग जो हमारे सोशल वर्क हैं, हमारे उस इलाके के हैं, हमें ये इदारे को जो है ना वो फ़ायदा दे सकते हैं, इनको भी कॉलेज काउंसिल का मेंबर बनाया जाए। तो कमिश्नर उनको नामजद कर देता है, नॉमिनेट कर देता है, नोटिफाई कर देता है।
तो 2 लोग उनमें से भी आ जाते हैं। तो ये हो गए जी 13 लोग। वन प्रोविंशियल असेंबली का जो मेंबर होगा नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट। तो आमतौर पे जिस हलके में वो कॉलेज वाक़ होता है, तो उस हलके के एमपीए को हम जो है ना जी वो रिक्वेस्ट भेजते हैं, और चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट को भी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि उनको हमारे कॉलेज के काउंसिल का मेंबर नामजद कर दिया जाए। तो आम तौर पे वो कॉलेज काउंसिल का मेंबर नामजद कर दिया जाता है। ना भी हो तो अंडरस्टूड है, जो हमारा एमपीए जिस इलाके में वो कॉलेज है, तो उसी को हमने नामजद करना होता है, उसी को हमने बनाना होता है। तो लेटर हो या ना हो, अगर एमपीए अवेलेबल है, उससे रब्ता हो सकता है, तो उसको बुलवाएं। उसका भी हमारे कॉलेज काउंसिल में आना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 14 लोग हो गए। और आगे जो है हमारे पास 3 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अब आमतौर पे जो हमारे पास कॉलेज थे पहले, वो इंटर का कॉलेज था, फिर डिग्री कॉलेज था, फिर मास्टर्स लेवल के कॉलेज थे, या एक ही कॉलेज में ये तीनों क्लासेस भी जारी होती थी। तो अब एक बच्चा आपने एफएससी का नॉमिनेट करना है, एक बच्चा आपने डिग्री लेवल से लेना है, एक बच्चा आपने मास्टर लेवल से लेना है। तो ये 3 लोग ये हो गए। तो हमारे पास 17 मेंबरान का जो है ना ये एक सेट बन जाता है। तो 17 मेंबर इस कॉलेज काउंसिल के होते हैं। अब ये जो बात, अभी कोई क्वेश्चन करेगा तो उससे पहले मैं खुद ही बता दूं कि अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे कॉलेज में तो एमए एमएससी नहीं हो रहा। अगर हमारे कॉलेज में एमए एमएससी नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा? तो हमारे कॉलेजेस आम तौर पे अब डिग्री लेवल पे आ चुके हैं, जिसको हम ग्रेजुएट कॉलेज कहते हैं। तो ग्रेजुएट कॉलेज के डिग्री में जो हमारे पास 4 ईयर प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके पहले 2 ईयर्स में से, यानी पहले 4 सेमेस्टर में से एक स्टूडेंट ले लें, और आखिरी 4 सेमेस्टर से एक स्टूडेंट ले लें। तो 2 स्टूडेंट बीएस प्रोग्राम से आ गए, एक स्टूडेंट आप एफए एफएससी में से ले लें। तो इस तरह से ये 3 स्टूडेंट जो है वो हमारे हो जाएंगे। तो इस तरह से ये टोटल मेंबरान हो गए 17। और कोरम इजलास बुलाने के लिए जरूरी है कि 50% लाजम मलजूम आपके कॉलेज काउंसिल में बंदे मौजूद होंगे, मेंबरान मौजूद होंगे, तो तब आप इजलास कर सकते हैं, अदरवाइज आपका इजलास नल एंड वाइड हो जाएगा। तो आप 17 में से हाफ करें तो 9 लोगों का होना लाजम मलजूम होगा इजलास में। आप इजलास किसी दिन बुलाते हैं, इन तमाम को लेटर्स डालते हैं, तो उस इजलास में सिर्फ 7 लोग आते हैं। तो 7 लोग होंगे तो फिर ये इजलास नल एंड वाइड हो जाएगा। इस इजलास की कोई वैल्यू नहीं होगी, दोबारा बुलाना पड़ेगा, और दोबारा आपने एजेंडा पेश करना है। जब आप इजलास बुलाएंगे तो प्रिंसिपल के लिए लाजिम है कि वो अपने सेक्रेटरी के जरिए, यानी वाइस प्रिंसिपल के जरिए, जो उस कॉलेज काउंसिल का सेक्रेटरी भी है, उसके जरिए एक पूरा एजेंडा तैयार करेगा कि इस काउंसिल के इजलास में, और इजलास का नंबर लिखेगा कि ये कितनवा इजलास हो रहा है हमारे कॉलेज का, कॉलेज काउंसिल का, और उसमें एजेंडे में क्या क्या चीज हमने शामिल करनी है। और उसके अलावा अगर पीछे पहले इजलास हो चुका हुआ है, तो उस इजलास की कार्रवाई की अथेंटिकेशन भी ली जाती है मेंबरान से, कि पिछले हमारे पास सेशन में ये मसाइल बयान किए गए थे, और इन मसाइल को हमने इस तरह से तरीके से हल करने का इसमें फैसला किया था। अब उस पर इम्प्लीमेंट हो गया है या नहीं हुआ, तो पिछले इजलास की कार्रवाई भी पेश की जाएगी, और एजेंडा नए इजलास के लिए कि अब ये मसाइल हैं, ये पिछले 3 महीने का अखराजात को हमने मेंशन करना होता है। हम 3 महीने का इजलास, 3 महीने का खर्चा उस इजलास से वेरीफाई करवाते हैं, अप्रूव करवाते हैं। वो हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिल जाता है कि कॉलेज ने जो अखराजात किए हैं उसको कॉलेज काउंसिल सेकंड करती है, सपोर्ट करती है, और हमारा खर्चा जो है वो वैलिड समझा जाएगा। कॉलेज काउंसिल के मेंबरान को पूरा इख्तियार होता है कि वो क्वेश्चन करते हैं, वो एतराज़ करते हैं, वो पूछ सकते हैं कि फलां खर्चा आपने इतना जो किया है वो कहाँ क्यों हुआ, कैसे हुआ, इमरजेंसी। अच्छा, कुछ काम, अब जरा एक और बात भी बताता चला जाऊं, क्योंकि कॉलेज काउंसिल से बात चल रही है। तो कॉलेज काउंसिल में हम ऐसे मसाइल भी डिस्कस करते हैं
जो एकदम इमरजेंसी हमें जो है ना वो करने पड़ गए। मिसाल के तौर पर इजलास हुए तो 2 महीने हो गए, तीसरे इजलास से पहले कोई कॉलेज के बच्चों ने स्ट्राइक कर दी, कोई झगड़ा हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई, कोई आग लग गई, हमें फौरी तौर पे कुछ अखराजात करने पड़े, फौरी तौर पे कुछ फैसले करने पड़े, फौरी तौर पे बच्चों को स्ट्रक ऑफ करना पड़ा, फौरी तौर पे बच्चों को जुर्माना करना पड़ा हैवी किस्म का, या किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। तो वो इमरजेंसी वाले मामलात भी उस कॉलेज काउंसिल में हम पेश करके उसको वैलिड करवा लेते हैं कि कॉलेज काउंसिल भी उसमें इन्वॉल्व है, उनके नोटिस में ये बात आ गई है और ये काम हो रहा है, और उसको वो वैलिडिटी मिल जाती है, कॉलेज काउंसिल का ठप्पा लग जाता है, प्रिंसिपल को सपोर्ट मिल जाती है, हायर अप्स को हम इतला कर देते हैं कि कॉलेज काउंसिल ने भी इसको अप्रूव किया है, हमारे इस मामले को जस्टिफाई भी समझा गया और इसको सपोर्ट भी किया, और ये मामला इस तरह से हमने जो हल किया था उसको मान लिया गया। तो जरा अब दोबारा से एक नजर मैं बता दूं कि अब हुआ क्या कि कॉलेज काउंसिल के 17 मेंबरान, फिर मैं रिपीट करने जा रहा हूं कि कौन कौन है। प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर है, सीनियर मोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेक्चरर है, इंटरमीडिएट स्टूडेंट है, डिग्री का स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, पेरेंट नंबर 1 है, पेरेंट नंबर 2 है, कमिश्नर का नुमाइंदा है, डीसी का नुमाइंदा है, फिलेंथ्रोपिस्ट है, फिलेंथ्रोपिस्ट नंबर 2 है, यानी 2 हैं, 2 फिलेंथ्रोपिस्ट, नंबर 1 नंबर 2, एमपीए और 1 इंजीनियर। वो जो ईएनडब्ल्यू का हमने नुमाइंदा लिया था वो हमारे पास टोटल मिला के, अब मैंने 2 कैटेगरीज शो कर दी हैं, लेफ्ट कॉलम में और राइट कॉलम में। तो आप अंदाजा करें कि 11 लोग तो कॉलेज से डायरेक्ट रिलेटेड हैं, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर। 6 लोग तो ये पक्के पक्के कॉलेज के हाजिर सर्विस हो गए। इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हमारा ही हो गया, डिग्री का स्टूडेंट हमारा ही हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का स्टूडेंट भी हमारा ही हो गया। 9 तो ये पक्के पक्के हमारे अपने मेंबरान हैं कॉलेज के अंदर से ही, और इजलास बुलाने के लिए 9 का होना लाजिम है। 2 पेरेंट जो हमारे ही जहाँ जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, वो पेरेंट 2 लोग वो भी शामिल हैं, तो वो भी तकरीबन हमारे ही कॉलेज से रिलेटेड है डायरेक्टली। तो 11 लोग तो डायरेक्टली हमारे कॉलेज से रिलेटेड हैं, और 6 लोग वो हैं जो एक्सटर्नल हमारे मेंबरान हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं, आप फिलेंथ्रोपिस्ट, सोशल जो है ना हमारे कारकुन, उनको, या अपने करीबी जो भी आपके कॉलेज को सपोर्ट कर सकते हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई भी ऐसा शख्स जो आपको कॉलेज को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सके, वो आप उनको नाम भेज के कमिश्नर से वैलिड करवा लिया करें। क्योंकि अगर स्पोर्टिंग एलिमेंट हो तो वो बहुत सारी इमदाद भी कर सकते हैं। हमारे पास 2 बहुत अच्छे मेंबरान हैं, एक कसूर से हैं लेकिन उसके बावजूद वो पुराने जो है ना एथलीट भी हैं, और हमारे पाकिस्तान को भी लीड कर चुके हुए हैं। और एक हमारे पास सलीम साहब, सलीम डोगर साहब हैं, वो भी एथलीट हैं बहुत अच्छे, वो भी बहुत जो है ना अच्छे एथलीट है। कुदरती हमें ये दोनों बहुत अच्छे फिलंथ्रोपिस्ट मिल गए जो दोनों एथलीट भी हैं, और उन्होंने बड़ा काम भी किया हुआ है, पाकिस्तान लेवल पर किया हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे किया हुआ है। तो वो बहुत सारे जो है ना वेल्दी भी हैं, तो वो सपोर्ट भी कर जाते हैं। बहुत सारे कमरे उन्होंने बनवाए, बहुत सारे मामलात में सपोर्ट किया। हमारे एक जो कसूर से हमारे मेंबर हैं, वो तो हर साल 1 लाख रुपए ज़कात की मद में हमारे गरीब तलबा की इमदाद भी करते हैं, वो पैसे देते हैं। तो फिर हम जो हमारे पास मेंबरान हैं, बच्चे हैं जो कि यतीम हैं, उनको हम सपोर्ट भी करते हैं। तो वो 1 लाख रुपए हर साल हमें उन बच्चों के लिए देते हैं। उसके अलावा कमरे भी इन्होंने हमें बहुत सारे बना के दिए हैं, कभी एसी लेके दे देते हैं, कभी क्या करते हैं, कॉलेज की भरपूर मदद भी करते हैं, और बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेट करते हैं हर मामले में। हमारी गेम्स हुई तो ये दोनों साहबान आए, हमारा कोई और इवेंट हो हम इनको दावत देते हैं तो ये लाजमी पहुंचते हैं। तो ये जो 2 हमारे मेंबरान हैं,
उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो ऐसे लोगों को आप नामजद करें जिसमें आपको कॉलेज की मदद समझ आती हो कि कॉलेज में आप सपोर्ट कर सकते हैं। कॉलेज की सपोर्ट करने वाले लोगों को आप नामजद करें, उनको मेंबर बनवाएं और कॉलेज का बेहतरीन काम चल सकता है। CNW के इंजीनियर का शामिल होना बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, वो भी बड़ा सपोर्टिंग होता है। इसलिए कि आम तौर पे बिल्डिंग के महकमे को जो हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, तो बिल्डिंग के महकमे को हमने रब्ता करना ही करना होता है। तो अगर वो इंजीनियर साहब खुद तशरीफ़ लाते हों, एक्सियन हो, SDO हो, तो सब इंजीनियर हो, तो वो जब हमारे कॉलेज का विजिट करते हैं तो बहुत सारे मसाइल देख जाते हैं। तो फिर हम जब लेटर डालते हैं तो बहुत सारे हमारे मामलात कॉलेज के वो रिजॉल्व करने की जो है ना हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं और हमें बड़ी आसानी होती है। तो आप ज़रा ये देख लें, ये जितने भी मेम्बरान हैं ये स्पोर्टिंग एलिमेंट है, ये सपोर्ट कर रहे हैं हमारे कॉलेज को। हमारे जितने मामलात होते हैं हम इनके सामने पेश करते हैं। वो ना सिर्फ इमदाद करते हैं बल्कि हमारे डिसीजन करने में हमारी मदद करते हैं। चूंकि वो इंटरनेशनल किस्म के हमारे पास जो है ना वो दोनों एथलीट हैं, उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो वो हर मामले में हमें बहुत अच्छी सजेशन देते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और हमारे बहुत सारे मामलात आसान से आसान तरीके से हल हो जाते हैं। कॉलेज काउंसिल की पावर्स क्या क्या है? अब जरा ये देखना है कि कॉलेज जो है वो कितनी पावरफुल, कॉलेज काउंसिल कितनी पावरफुल चीज है, उसको जरा हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि उसके पास क्या क्या है और क्या 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 वो कर सकते हैं, किस किस मामले में हमारी सपोर्ट कर सकते हैं, किस किस मामले में हमने वहां से ठप्पा लगवाना होता है, वेरिफिकेशन लेनी होती है कि हमने ये काम कर छोड़ा है। सबसे पहले, टू होल्ड, कंट्रोल, यूज एंड administrator the property and funds of the college other than the funds to be deposited in the government treasury। यानी जो हमारी CC ग्रांट है जो हमें गवर्नमेंट देती है, उस ग्रांट के अलावा बाकी जो फंड्स हैं हमारे पास कॉलेज में, जिसमें हमारे पास फाइन फंड भी है, जिसमें मस्जिद फंड भी है, जिसमें हमारे पास एफिलिएशन फंड भी है, जिसमें हमारे पास लाइब्रेरी फंड भी है, लाइब्रेरी लैब्स फंड भी है, ट्यूशन फीस भी है, रेड क्रिसेंट फंड भी है। ये जितने फंड कॉलेज में मौजूद होते हैं, जिनको कॉलेज का प्रिंसिपल चेक के जरिए निकलवा सकता है, अकाउंट से निकलवा सकता है, उन फंड्स को रेगुलराइज कराना, उनका अखराजात को रेगुलराइज कराना, वो अथॉरिटी जो है वो कॉलेज काउंसिल के पास है और वो प्रिंसिपल और कॉलेज काउंसिल मिल के उसको जो है ना यूटिलाइज करते हैं। वैलिड हो जाता है अगर आपने उनको शामिल किया है। अगर कॉलेज काउंसिल की शमूलियत के बगैर आपने कोई खर्चा किया, तो जब तक कॉलेज काउंसिल उसको अप्रूव ना कर दे, जब तक वो वैलिडिटी उसकी नहीं होती है, वो काबिले गिरफ्त हो सकता है कि आपने कॉलेज काउंसिल के अप्रूवल के बगैर इतने अखराजात कर दिए। तो वो जो है ना प्रिंसिपल के लिए एक आसान और मशावरती और जो है ना हमदर्दाना काउंसिल का किरदार अदा करते हुए वो कॉलेज काउंसिल उस प्रिंसिपल को, उस इदारे को सपोर्ट करती है और कॉलेज के फंड्स में से यूटिलाइजेशन आसान बनाती है। ये हम तकरीबन कॉलेज काउंसिल की जो इजलास है वो आमतौर पे 90 डेज में एक दफ़ा बुलाना लाजिम होता है। उससे पहले भी बुलाई जा सकती है, कोई इमरजेंसी हो तो आप 2-4 जो है ना हफ्तों के बाद भी बुला सकते हैं, जितनी इमरजेंसी हो तो उसके हिसाब से बुलाई जा सकती है। अदरवाइज 3 महीने में एक इजलास लाजमी बुलाएं, ताकि आप अपने कॉलेज के अखराजात, 3 महीने के जो अखराजात थे उनको वैलिड करवा लें, वैलिडिटी ले लें उस कॉलेज काउंसिल से, उनके सामने अखराजात रख दें कि हमें ये काम करना पड़ा, हमें एक इमरजेंसी में 2 AC लगवाने पड़े, 4 AC बल्कि लगवाने पड़े, 2 पहले थे, 2 और लगवा दिए, नए 4 AC हमने लिए अभी हाल ही में अपनी लाइब्रेरी के लिए। क्योंकि इतनी गर्मी है, लाइब्रेरी में हमारी बच्चियां अबाया पहन के बैठती हैं, तो इतनी गर्मी में वो जो है ना मुश्किल था उनका बैठना, उनका पढ़ना। तो हमने 4 AC मंजूर करवाए कॉलेज काउंसिल से और उसके खरीदारी करके हमने उसमें लगवा दिए। फिजिकल वेरिफिकेशन इस दफ़ा जो हमारा इजलास होगा तो उसमें हम उनको कॉलेज काउंसिल को फिजिकली भी दिखाएंगे
कि हमने ये काम कर छोड़ा है और ये जो है ना हमारे लिए अखराजात वैलिड हैं, आप ही से अप्रूवल ली थी, अब हमने खर्चा कर लिया है, फिजिकली आप चेक कर लें कि कॉलेज ने वाकई वो हर चीज प्रोवाइड कर दी है, बच्चों को वैलिड करवा दी। To utilize the funds allocated for the repair and maintenance of the college building prudently and effectively, while assisting the principal in implementing development plans in the college through public and private funding. तो पब्लिक और प्राइवेट फंडिंग के लिए भी जरूरी है। अभी हाल ही में मैं और मिसाल भी दूं कि हमारे जो बस के लिए जो ट्रांसपोर्ट फंड है उसमें अमाउंट बहुत कम हो गई थी, क्योंकि हमारा वाहिद कॉलेज है जिसकी बसें अभी तक चल रही हैं। तो उसमें से चूंकि यूटिलाइज होता रहता है हर महीने डीजल की शक्ल में, और हमें इतने ज़्यादा फंड वहाँ से कॉलेज यानी जो सीसी ग्रांट है उधर से भी नहीं मिलते, और कॉलेज में से भी जो बच्चों से हम लेते हैं वो भी बहुत थोड़े से होते हैं, और जो बच्चे यूज़ करते हैं उनसे हम 500 रुपये पर हेड लेते हैं, वो भी बहुत थोड़े से होते हैं। तो ऐसा ऐसा करते हुए ये हमारे फंड जो है ना वो डिक्रीज होते जा रहे थे। तो अब नौबत आई थी कि शायद हमें बसें रोकनी पड़ जाएं, इतने कम हमारे पास फंडिंग हो गई थी। तो उसके लिए हमने कॉलेज काउंसिल से हमने अप्लाई किया डीपीआई को कि हमारे पास लाइब्रेरी लैब्स में से पैसे पड़े हैं बहुत सारे, और इसी तरह एक हमारे पास सेकंड शिफ्ट के पैसे पड़े थे बहुत सारे। तो भी उनमें से 10-10 लाख ट्रांसपोर्ट फंड में शिफ्ट करने की इजाजत दी जाए, इसे कहते हैं रीएलोकेशन। तो हमने रीएलोकेशन करवाने के लिए लेटर लिखा, तो डायरेक्टरेट ने हमारा लेटर वापस कर दिया। अब जरा उसमें जरा बात समझ नहीं है। उन्होंने कहा जी कॉलेज काउंसिल का फैसला किधर है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको इजाजत दी जाए कि यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग करने की, फंड्स को शिफ्ट करने की इजाजत दी जाए। तो फिर हमने कॉलेज काउंसिल के इजलास से बाकायदा अप्रूवल ले ली, और उनकी अप्रूवल का लेटर, कॉलेज काउंसिल की जो है ना मिनट्स ऑफ द मीटिंग के लेटर हमने साथ लगाया। अब हमने वो केस भेजा हुआ है, तो इंशाल्लाह 10-10 लाख दो फंड से हमें ट्रांसपोर्ट फंड में शिफ्ट करने की इजाज़त मिल जाएगी। तो फिर हम ट्रांसपोर्ट फंड से अपनी बसों के लिए डीजल वगैरह के अखराजात, उनकी मेंटेनेंस के अखराजात आसानी से कर सकेंगे। तो आप ज़रा आप गौर करें कि कॉलेज काउंसिल की अहमियत कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है अब हमारे लिए, कि जो भी काम, जो भी यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स होगी, रीएलोकेशन ऑफ द फंड होगी, तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले कॉलेज काउंसिल से अप्रूवल लेनी है, तब हम आगे जा सकते हैं। ये कॉलेज काउंसिल के मेंबरान बाहर से क्यों लिए गए? शफाफियत के लिए लिए गए कि 11 मेंबरान तो हमारे ही हैं, दो अगर पेरेंट्स को भी शामिल कर लिया जाए तो हमारे अपने ही हैं, तो 6 मेंबरान हमने कम से कम बाहर से लिए हैं, जो ये कह सके कि कॉलेज काउंसिल के मीटिंग्स में हम जाते रहते हैं, कॉलेज में जो भी यूटिलाइजेशन हो रही है वो हमें दिखा के हो रही है, हमसे पूछ के हो रही है, और शफाफियत से हो रही है। तो ये हमारे लिए एक बेहतर सपोर्टिंग एलिमेंट है, जो हमें हमारे फैसलों को इम्प्लीमेंट करने में आसानी पैदा करे। रीअप्रोप्रिएशन, वो जो मैंने रीअलोकेशन की बात की, दरअसल उसका लफ्ज ज्यादा सूटेबल रीअप्रोप्रिएट है। टू रीअप्रोप्रिएट मल्टीपर्पज फंड्स। तो जैसे मैंने अभी मिसाल पहले ही दे दी है कि फंड्स हमारे और जगह के पड़े हुए हैं, लेकिन हम यूज करना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट फंड में, तो हमें पहले इजाजत लेनी है कि वहां से फंड शिफ्ट करने की इजाजत दी जाए ट्रांसपोर्ट फंड में, ताकि हम वहां से बसों के लिए डीजल वगैरह का अखराजात कर सके। तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें रीअप्रोप्रिएट करवाना है उन फंड्स को, और फिर उसके बाद यूज करना है। जब यूज होगा तो वो अखराजात भी फिर हमने कॉलेज काउंसिल में पेश करने होते हैं हर 3 महीने बाद, कि हमने इन 3 महीनों में ये अखराजात किए हैं, ये क्यों जरूरी थे, डीजल डलवाना जरूरी था, बस को मेंटेन करवाना जरूरी था, ये किया वो किया, वो अखराजात भी हम कॉलेज काउंसिल से बाकायदा अप्रूव करवा लेते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक सपोर्टिंग जो है ना इजलास है, जिससे हम फ़ायदा उठाते हुए अपने फाइनेंशियल मैटर्स को वहाँ पर डिस्कस करते हुए वहाँ से ले लेते हैं। आगे चलते हैं जी। टू मेक एंड फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन
फॉर मेंटेन द कॉलेज। कॉलेज को मेंटेन करने के लिए, कॉलेज के मसाइल को हल करने के लिए, बच्चों को और उनके मामलात को रेगुलेट करने के लिए कभी हमें उनको स्ट्रक ऑफ करना पड़ता है, कभी उनको जुर्माने करने पड़ते हैं, कभी उनका रीमिड लेना पड़ता है, कभी उनके एहतजाज को काउंटर करना पड़ता है, कभी हमें क्या से क्या करना पड़े। तो इन तमाम मामलात को हम कॉलेज काउंसिल से उनके अंदर पेश करके उनकी बाकायदा अप्रूवल ले लेते हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग और बेस्ट काम चल जाता है। तो ये जी हमारे पास कॉलेज काउंसिल के मामलात आगे चलते हैं। टू डिसाइड एंड डेलिब्रेट अपॉन स्टूडेंट्स अफेयर्स इन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स के अफेयर्स की मैंने पहले ही जिक्र कर दिया कि कॉलेज में जो बच्चों के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए वो भी कॉलेज काउंसिल से हम मदद ले लेते हैं। कॉलेज काउंसिल फैसला करती है, उसके हिसाब से हम बच्चों पर अगर कोई जुर्माना करना है, कोई डिसीजन लेना है और उनको रिलैक्स करना है, तो वो सारे के सारे मामला हम कॉलेज काउंसिल से अप्रूव करवा लेते हैं। उससे हमें बहुत ज़्यादा मजबूत एक फोरम मिल जाता है, वो ठप्पा लग जाता है कि इन्होंने रेगुलर किया है हर काम को। तो ये एक हमारे पास लोकल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे मसाइल को हल करने का बहुत अच्छा फोरम है। इसको यूटिलाइज करें, इसके फायदे उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस कॉलेज काउंसिल से बहुत ज़्यादा फ़वाद ले रहा हूँ। ये कॉलेज काउंसिल के जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग हैं, कॉलेज को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं, बच्चों को भी करते हैं और बहुत सारे मसाइल में इमदाद करते हैं। हमारे मसाइल समझते हुए उनको रिजॉल्व करते हैं और बेदरे इजाज़त देते हैं और वो बड़ी शफाफियत से देखते हैं, हमारे कॉलेज में आने के बाद बहुत खुश होते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत तरीन कॉलेज है और इस कॉलेज में आप तशरीफ कभी लाएं तो आप देखेंगे हमने ग्रीनरी, इस गर्मी में भी हमारे पास ग्रीनरी मेंटेन्ड है। हमारे तमाम के तमाम जो है ना ग्राउंड्स वो ग्रीनरी से भरे हुए हैं, फूलों से और पौधों से भरे हुए हैं। अब हमारे इस कॉलेज में इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम ट्री प्लांटेशन की मूवमेंट अगर करना चाहें तो वो हम कैसे करें। तो इस तरह से हम जो है ना इन मामलात को देख रहे होते हैं और कर रहे होते हैं। थैंक्स अ लॉट। इसके साथ ही मैं ज़रा थोड़ा-सा अब आपको वो लेटर दिखा दूँ जो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने नोटिफ़ाई किया कॉलेज काउंसिल की फॉर्मेशन के लिए और ये बाकायदा डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट का नोटिफ़ाइड है, तो हम इसको आपको दिखा देते हैं ताकि आपको पता हो। इन्होंने भी वही इसमें पूरी की पूरी जो फॉर्मेशन है, उन्होंने भी पूरा-पूरा वाज़ेह करके हर चीज़ को लिखा हुआ है। कोई अगर आदमी आपसे पूछ सके, कोई आदमी पूछे तो आप बता सकते हैं कि ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, ये इसकी फॉर्मेशन है, इस तरह के मेंबरान होंगे, इस तरह से काम करेंगे और उनके इख्तियारात क्या-क्या हैं, ये पूरी तफसील दी हुई है। आप ज़रा देखें ये पेज नंबर 2 है, इसमें बहुत सारे जो है ना मामलात को बड़ा वाज़ेह करके लिखा हुआ है, वाज़ेह करके इसको मुकम्मल किया हुआ है। एक-एक चीज़ को डिफाइन किया है। हमें बहुत सारी ये सहूलत है, इसको गौर से पढ़ें, एक-एक लफ्ज़ को पढ़ें, कॉलेज के मामलात को चलाने में इतनी आसानी हो जाएगी जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब चूँकि आप 20 ग्रेड में प्रमोट होने जा रहे हैं, तो 20 ग्रेड में आपको यकीनन प्रिंसिपल भी लगाएँगे और किसी को डीपीआई भी लगा सकते हैं, एडिशनल डीपीआई भी लगा सकते हैं। तो ऐसे आपके पास मामलात जब आप कहीं जाएँ, तो आपको कॉलेज काउंसिल का भी पता हो, कॉलेज के प्रिंसिपल आप लगते हैं तो आपको पहले से मालूम हो और आप इन मामलात को कॉलेज काउंसिल से आसानी के साथ अप्रूव भी करवाएँ और आगे भी सर्व करें। कॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, कॉलेज के मामलात में हर जो है ना फोरम पे जाके कॉलेज के मसाइल को हल करें। हमारी ड्यूटी में शामिल है, हम पढ़ाते भी हैं और कॉलेज के मामलात को भी रिज़ॉल्व करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और हर मामले भी हम आगे से आगे हैं। टीचर तो वैसे ही हर जगह आगे होते हैं, इलेक्शन हो तब भी, खाना शुमारी हो तब भी, मर्दमशुमारी हो तब भी हम ही जो है ना हर जगह मैदान में हैं, तो हमें कुछ मामलात का पता होना चाहिए। ये सिर्फ कॉलेज काउंसिल का तो कॉलेज के जो है ना मामलात को चलाने के लिए है, इसके अलावा बाकी आपको भी ट्रेनिंग दी जा रही होगी, तो वो बाकी सारी मामलात भी इसलिए आपको दिए जा रहे हैं कि अब आप एक बड़े अफसर बनने जा रहे हैं, तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो। ये आप देखते जाएँ
ये कॉलेज काउंसिल का पूरा नोटिफिकेशन हमारे पास मौजूद है और हम इसको शेयर भी कर देंगे। ये मैं डीपीआई ऑफिस वालों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये उनकी अपनी वेबसाइट पे ये जो है ये शेयर कर देते होते हैं, ताकि मामलात जो है वो सबको मिल जाएं। उनका लिंक मैं कहूँगा असद साहब को कि वो आपको शेयर करेंगे, ताकि जो है ना आपके पास उस शेयर के ज़रिए, उस लिंक के ज़रिए आप तमाम जितने लेक्चर हो चुके हुए हैं उन सब को आप दोबारा भी सुन सके, और जो कमी बेशी रह गई हो तो उन टीचर्स के साथ भी राब्ता कर सके, उन मेंटोर्स के साथ भी राब्ता कर सके, उन गाइड करने वालों के साथ भी राब्ता कर सके और पूछ सके कि आपने हमें फलां चीज पढ़ाई थी, उसमें ये मामला क्या है। तो ये जरा मैं थोड़ी सी माजरत चाहूंगा कि मुझसे गलती हुई कि मैंने अपना फोन नंबर नहीं लिखा इसके ऊपर, अपना बाकी डेजिग्नेशन वगैरह तो लिख दिया। तो फोन नंबर आप नोट कर लें, आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे खास तौर पे कर लें। उससे बहुत आसानी होगी कि हम बहुत सारे मसाइल जो है वो एक दूसरे से पूछ के, एक दूसरे से मशवरा करके हल कर सकते हैं। तो जरा नंबर नोट फरमा लें। असद साहब को मैं कहूंगा कि वो स्क्रीन पे रिपीट भी कर दें, ताकि सब उसको देख भी लें और नोट भी कर लें। सर, जी जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, इनके पास ना टाइम टेबल है तमाम पार्टिसिपेंट्स के पास, तो वहाँ पे आपका नेम और नंबर मेंशन है सर टाइम टेबल पे। ओके ओके जी ओके, जी ठीक सर। हो गया। चले, एक नंबर होगा तो मैं दूसरा भी लिखवा देता हूँ। जी जी एक सर। नंबर 0333, जरा इनको वो दिखा दें, आप स्लाइड पे दिखा दें। जी जी सर, मैं चैट में पार्टिसिपेंट शेयर कर रहा हूँ सर का नंबर, आप भी ओके, काइंडली देख लीजिए कीजिएगा। 0333 684 2936। फिर एक मेरा कॉलेज का नंबर है, प्रिंसिपल का नंबर है 0331 555 2936। ये दो यूफोन के नंबर हैं, मैंने वो आपको मेंशन कर दिए हैं। तो आप व्हाट्सएप पे मुझे ऐड करके तो मेरे से इन मामलात पे डिस्कस कर सकते हैं। तो अब चूंकि मैंने अपनी तरफ से कॉलेज काउंसिल के बारे में बहुत सारी बातें कर दी हैं, कुछ मैं भूल भी गया हूँगा और कुछ तशनगी बाकी होगी, तो अब हम फोरम को ओपन ओपन करते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा। जी असद साहब, इनको ओपन करें और इनसे पूछ लें, जो जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं वो क्वेश्चन कर लें। जी आप क्वेश्चन स्टार्ट कर लीजिए वन बाय वन, काइंडली माइक्स आपके जो हैं वो अनम्यूट कर दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, मैं सलाम जनाब। गजनफर महमूद सर बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज चिश्तियाँ से। मेरे पास सर चार्ज है प्रिंसिपल का। माशाल्लाह। सर हमारे यहाँ सर जो कॉलेज काउंसिल होती है आमतौर पर उसमें एससी और मतलब डीसी और कमिश्नर का एक ही नुमाइंदा होता है। वो पुरानी चली आ रही है इसी तरह से, हर दफा एसी साहब भी उसको मतलब आ रहे होते हैं हमारे पास जाए। तो ये कंप्लीट है या इसमें हमें कोई मतलब हाँ, अमेंड करने यही की बात जरूरत आज आपको, यही बात तो सिखाई है कि असल में है? हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम अपडेट और अपडेशन से जो है ना आगे नहीं चल रहे। हमें अपग्रेड भी जी करना है अपने आप को। ये जितनी जी आपकी ट्रेनिंग की जा रही है, आपको अपग्रेड किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। कि ये 2010 से कॉलेज काउंसिल की फॉर्मेशन है। हालांकि ये अब थोड़ी सी फिर बदलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अब एमए नहीं होता। तो एमए नहीं होता तो ये वाजे होना चाहिए कि पहले 4 सेमेस्टर में से एक बच्चा और अगले 4 सेमेस्टर से दूसरा बच्चा लिया जाए, एक बच्चा एफएससी से लिया जाए, ताकि ये हमारा काम बेहतरीन चल सके। अच्छा सर, तो उसमें अब मैं जो आपको इंटरप्ट आपने, कर रहा हूँ। सर जी एक मिनट सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारे पास ना एडीपी की क्लासेस भी होती हैं, मतलब एक एडीपी से ले लें, एक बीएस से ले लें। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई जी मसला नहीं है। जी जी सर। अच्छा, अब जो आपने अभी क्वेश्चन किया था कि कमिश्नर का और डिप्टी कमिश्नर का एक ही नुमाइंदा होता है, तो उनको जरा मेंशन कर दे कि दो भेज दें, एक डीसी ठीक का सर। नुमाइंदा करके भेज दें और एक कमिश्नर का नुमाइंदा करके भेज दें। नहीं भी भेजें, ठीक अगर एक ही नुमाइंदा आता है तो आपका फॉर्म पूरा हो जाता है, कोरम पूरा हो जाता है, 9 लोग आप ऐसे ही पूरे कर लेंगे अपने करीब वाले ही, तो आप आसानी के साथ काम कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर डॉक्टर असमत इलाही अरसरा मुल्तान से। जी असमा सर ये साहब। पता ये करना था
जी सर, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पता ये करना था कि अगर एक एक्सपेंडिचर का हेड हमारे पास नहीं है, तो फिर हम उसके लिए मतलब दूसरे हेड से पैसे उठा के, जैसे साइंस पैकेज है, वहां से पैसे उठा जी। के उसमें हम खर्च कर सकते हैं, और या उसके लिए रीअप्रोप्रिएशन का ही मेथड है जो हमें अडॉप्ट करना अब होगा, जरा और इसकी लिमिट अब क्या अब है? जरा अब जरा मैं थोड़ी सी बात वाजे कर दूं। आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें एक मुबहम हो गया काम। आपने कहा जो हेड ही नहीं है, हेड ना होना जी टोटली डिफरेंट बात है, और हेड में पैसे ना होना दूसरी बात है। अब आप बात करें नहीं क्वेश्चन सर, क्या उसका है हेड नहीं है, उसका हेड नहीं है, कि लेकिन मसलन हमें एक्सपेंडिचर वहां पे किसका करना है। जी, किसका हेड नहीं है, आप मसलन जरा कोई बताएं क्या बाहर करना। से कोई, सर कोई बाहर से गेस्ट आ रहे हैं, उनको हमने एंटरटेन करना है, उनको हमने कोई मतलब ये कि कोई उनकी जो है खतर मुतारद करनी है, तो इस तरह के हमारे पास बहुत से ऐसे मतलब रास्ते खुलते हैं, जी निकलते हैं, जी 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 जी। जिनके लिए हमारे अच्छा कोई जी, मेंशन नहीं किया उन्होंने। पहली बात तो ये कि ये जो हम खातर मदारत करते हैं ना, ये ऑफिशियली हमारे पास कोई हेड भी नहीं है, कुछ भी नहीं हम कर सकते ऑफिशियली। अब अनऑफिशियली मैं एक आंख दबा के जरा इशारतन आपको बात करता हूं कि ये वाले काम हमने किसी तरह एडजस्टमेंट से करने हैं, और वो एडजस्टमेंट इस तरह से करें, आप बाकायदा कोई सेमिनार करें, कोई बच्चों का और कोई प्रोग्राम हो, उसमें से कोई एडजस्टमेंट कर लें कि अखराजात वहां से थोड़े से बचा लें, उसमें से आप ये कर सकते हैं। बाकायदा जो आप खर्चा किसी के ऊपर करना चाहे खाने का, वो नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता आप उसकी रिफ्रेशमेंट के तौर पर किसी इजलास में, किसी फंक्शन, जैसे कॉलेज काउंसिल का इजलास आप बुलाएंगे, तो उसमें आप रिफ्रेशमेंट जो है ना वो दे सकते हैं, खाना नहीं दे सकते। हालांकि आमतौर पे खाना चल जाता है, लेकिन रिफ्रेशमेंट शो की जा सकती है, खाना नहीं शो किया जा सकता। और रिफ्रेशमेंट की भी एक लिमिट है कि आप 200 पर हेड से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। तो बहुत सारी लिमिटेशन से बचते हुए, चलते हुए ये काम करने हैं, थोड़ा सा समझदारी से। डायरेक्ट कभी भी ना लिख के दें कि हम खाना के, मैं जो आ जाऊं तो आप कहें जी फलां प्रिंसिपल हमारे पास आया तो उसको खाना खिलाया तो 5,000 रुपये खर्चा। ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। आपने उसको किसी और तरीके से टैकल करना है, अपने आप को बचाना है, ये ऑर्डर पैराज ना बन जाए आपके ऊपर। तो ये इस तरह से सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और कोई इजलास, कोई मैच, कोई ये वो करते हुए वहां पर रिफ्रेशमेंट वगैरह जो हो, उसके अंदर से कोई थोड़ी बहुत बचत हो जाए तो कर लें, और वो कर सकते हैं। डायरेक्ट कभी भी ना लिखें कि हमने फलां को खाना खिलाया, चाहे वो डीपीआई क्या सेक्रेटरी एजुकेशन भी आ जाए, तो आप ये नहीं लिख सकते कि हमने सेक्रेटरी एजुकेशन को खाना खिलाया तो हमारा 5,000 लग गया तो उसमें से हम फलां फंड में से ले रहे हैं, ऐसा कभी भी ना कीजिएगा जी। और जी डेफिनेटली सर, ये री अप्रोप्रिएशन सर की जो ये बात की अंडरस्टूड है ना है। जी। जी जी जी। हाँ, सेकेंडली री अप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन की के जो हवाले बात की है, तो री अप्रोप्रिएशन दूसरे फंड में जाएगा। अगर मैंने अभी से। आपको मिसाल भी अपने कॉलेज की दी है कि मेरे कॉलेज में इसमें लाइब्रेरी लैब्स में से पैसे पड़े हैं, तो मैंने ट्रांसपोर्ट फंड में शिफ्ट करवाने हैं, खर्चा ट्रांसपोर्ट फंड पे करना है, तो मैं उसके लिए री अप्रोप्रिएशन की इजाजत लूंगा। बकायदा नोटिफाई करेगा, 5 लाख तक डायरेक्टर कर सकता है, 10 लाख तक जो है वो डीपीआई कर सकता है, 10 लाख से ऊपर करवाना हो तो फिर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कर सकता है। और जो कॉलेज की सीसी ग्रांट है, उसमें से भी अगर रीअप्रोप्रिएशन करवानी है तो वो सिर्फ सेक्रेटरी कर सकता है, वो वहां से करेंगे रीअप्रोप्रिएशन भी जी, और बकायदा शुक्रिया नोटिफाई सर, करेंगे। शुक्रिया, थैंक्स सर, पढ़ लो। जी, अब्दुल रहमान साहब मेरे ख्याल में। अस्सलाम जी अब्दुल अस्सलाम वालेकुम रहमान वालेकुम सर। साहब। सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, सलाम। अब्दुल रहमान बोल रहा हूँ जी जी गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज हुजरा शाह मुकीम से। सर बहुत खुशी जी हुई जी। आज आपका लेक्चर सुनकर। प्रोफेसर सलीम रजा साहब जो इनका मैं स्टूडेंट भी हूँ और मेरे कोलीग भी रहे, तो मेरे वो उनसे अक्सर क्लास आपका फेलो हैं। नाम तो मैंने सुना था। तो अच्छा अच्छा। सर मेरा सवाल ये है कि अगर ज्यादा रकम वाली कोई चीज खरीदनी हो तो जी उसके लिए क्या फिर कोटेशन की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ कॉलेज काउंसिल हाँ का जी। इजलास बुलाकर वो खरीद ली जाए? नहीं 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 नहीं, आप मेरी जरा थोड़ी सी बात को समझ लीजिएगा। अब इतना ही क्वेश्चन है या इसके अलावा भी है? जी जी सर, इतना ही है। इतना ही चले। आप जरा जी मेरी सर, बात इतना को ही जरा गौर से समझिएगा। जो मैंने बात की थी ना, वो ये थी है कि जी। हम डायरेक्ट मेथड से भी परचेज कर सकते हैं, और वो डायरेक्ट मेथड से परचेज करने के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अभी एक बात जो कही थी अपने कॉलेज के बारे में कि जनरल जो है ना टायर्स,
उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाया हुआ है कि तमाम गवर्नमेंट की गाड़ियां जनरल टायर्स डलवा सकती हैं डायरेक्टली। तो लेकिन अमाउंट 10 लाख की है। मैं कोटेशन, लोकल कोटेशन के साथ 2 लाख तक जा सकता हूं। ज्यादा कोटेशन हो जाए तो पेपरा रूल्स पे जाना पड़ता है। आप वेबसाइट पे आप लोड करना पड़ता है, उसको पेपरा की वेबसाइट पे जाना पड़ता है, कोटेशंस कॉल करनी पड़ती हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन डायरेक्ट मेथड के जरिए इमरजेंसी हो, जैसा कि मेरे साथी, तो जर्नल टायर्स वालों से हमने डायरेक्टली वो परचेज कर लिए। वो चूंकि एक सिंगल कंपनी को इजाजत मिली हुई है, कॉलेज काउंसिल ने भी दे दी, और हमारे जो ड्राइवर है या ट्रांसपोर्ट कमेटी है उन्होंने भी लिख के दे दिया कि हमें सिर्फ जर्नल के टायर डलवाने हैं। इस वजह से हमने फिर डायरेक्ट मेथड से वहां से परचेज कर ली है। हर काम के लिए आपने ऐसा नहीं करना। जो स्मूथ चलने वाले काम हैं उनको फिर बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलें। ये एक इमरजेंसी थी, एक्सीडेंट का खतरा था, मेरे बच्चों को नुकसान होने का खतरा था, वो हमने डालते हुए ये काम कर लिया। इसी तरह अब जैसे कि अगर हम एसी खरीद करने के लिए अपनी लाइब्रेरी में अगर हम परचेज करने के लिए लंबे मेथड में चले जाएंगे तो 2-3 महीने चले जाएंगे, तो उसमें गर्मी खत्म हो जाएगी। फिर हमने एसी क्या करने हैं? या तो हमें सर्दियों में परचेज करना शुरू करना चाहिए ताकि गर्मी से पहले पहले कर लें। तो अब इमरजेंसी हुई तो फिर हमने उसको कॉलेज काउंसिल से अप्रूवल ले ली और एक खास कंपनी की अप्रूवल ले ली कि आप ओरिएंट ही से लेंगे और किसी कंपनी से नहीं लेंगे। तो फिर हमने वो 4 जो है ना वहां से परचेज कर लिए और उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। जी, तो आप वो कर जी सकते सर, हैं। सर आप बता रहे थे सर कि 9 जी। लोगों का कोरम जरूरी है। जी, लाजम मलजूम है। नहीं सर, मसलन हमारे कॉलेज है जिसमें कोई मतलब एसोसिएट प्रोफेसर है ही नहीं, प्रोफेसर सीट ही नहीं है, या सेज है कोई सीनियर मोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर भी नहीं है, तो फिर उसके कोरम की क्या कंडीशन होगी सर, उसकी वजाहत फरमा दें। आपने आपने फिर 2-2 मेंबरान ले लेने ना अपने कॉलेज के, तो ज्यादा कर सकते हैं। एसोसिएट सीनियर मोस्ट कर लें, एक साथ एक और एसोसिएट कर लें, एपी 2 कर लें, 2 लेक्चरर कर लें। आप कोरम लाजमी पहले अप्रूवल कर लें उसकी कि ये कॉलेज काउंसिल हमारी होगी। नोटिफाई प्रिंसिपल नहीं करना है, नामजद 2-3 मेंबरान वहां से जरूर दूसरी तरफ से आएंगे, कमिश्नर करेगा। बाकी आपने खुद करने होते हैं, वो नामजद कर दें। आप अपने 9 मेंबरान पूरे कर लें, 2 पेरेंट्स कर लें, 11 मेंबरान आपके अपने हो जाएंगे। तो बाकी 6 में से जितने भी आ जाएं आपका कोरम पूरा हो जाएगा, आप अपना काम जारी रखेंगे। जी सर। जी वेलकम अस्सलाम मैम। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मैम। जी मैम। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या कॉलेज के स्टाफ रूम में एसी लगवाने की इजाजत है, और अगर है तो क्या कॉलेज काउंसिल के डिसीजन के ऊपर लगवाया जा सकता है? जी बिल्कुल आप लगवा सकते हैं। तकरीबन अब हर कॉलेज ने स्टाफ रूम में एसी लगवाए। मेरे कॉलेज में 2 लगे हुए हैं, सिविल लाइंस के कॉलेज में 2 लगे हुए हैं, और भी मैंने 1-2 स्टाफ रूम देखे कि उनमें लगे हुए हैं। हम उनको लगवा लेते हैं और कॉलेज काउंसिल से ठप्पा लगवाएं। पहले एक लगवा लें, कुछ अरसे के बाद फिर आपका गर्मी ज्यादा है, एक से काम नहीं चलता, फिर ले लें। चूंकि एक एसी जो है वो 2 लाख से कम कम से लिया जा सकता है। लोकल कोटेशनें ले लें, 3 मार्केट में से 3 दुकानों में जाके, 3 ऑफिस से जाके उनकी कोटेशन ले लें और उसकी परचेज आप कर लें। एक की करेंगे आपको 2 लाख के नीचे नीचे रहेगा, तो काम आसान हो जाएगा। एक ले लें, फिर उसके बाद 1 महीने के बाद फिर शोर मचा दें, कॉलेज के टीचर शोर मचा दें, दरखास्तें लिख के दे दें, जी एक से काम नहीं चलता, दूसरा लगवा दें तो 2 लगवा दें। तो ये कुछ तरीकाकार इख्तियार करने पर आप 2 इकट्ठे लेंगे तो वो 2 लाख से ऊपर चले जाएंगे। 2 लाख से ऊपर वाला पेपरा रूल में फंस जाएगा। उसके लिए आप देंगे, इश्तिहार देंगे, पेपरा की वेबसाइट पे जाएंगे, फिर वो कोटेशंस आएंगी, फिर उनके टेक्निकल बिड खुलेगी, फाइनेंशियल बिड खुलेगी, ऑर्डर देंगे, वो ऑर्डर सप्लाई करेंगे, फिर आपकी वेरिफिकेशन होगी। अगर उसमें आप देखेंगे कि काम उन्होंने ठीक किया है, फिर आप उनकी पेमेंट करेंगे। करते कराते ये 4-5 महीने गुजर जाएंगे, सर्दियां गुजर जाएंगी, सर्दियों में आप एसी ले लीजिएगा फिर। सर होता ये है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये होता है कि एसी परचेज करना प्रॉब्लम नहीं है, बिल्स जो आते हैं उसको पेमेंट करने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं होते, इस वजह से अक्सर कॉलेजेस में एसी स्टाफ रूम में नहीं हाँ, लग पाता। ये जरा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अभी तक जो मैंने मिसालें दी हैं वो बड़े बड़े कॉलेज हैं। सिविल लाइंस में मैं 8 साल रहा हूँ, वाइस प्रिंसिपल और को सेक्रेटरी मैं ही था।
तो वो बहुत बड़ा कॉलेज है, हम इजीली अफोर्ड कर सकते थे। और मेरा ये टाउनशिप कॉलेज भी तीसरा बड़ा कॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी थोड़ा अफोर्ड कर लेते हैं, हमें इतने बिजली के फंड मिल जाते हैं। जो बहुत छोटे कॉलेजेस है ना, उनमें ये बहुत बड़ा मसला रहेगा। तो फिर ये है कि आप अगर उनका मीटर अलहदा लगवा दें, और अगर टीचर मिल के थोड़ा सा अपना सिर्फ स्टाफ रूम का बिजली का खर्चा उठा लें, तो एसी आप लगवा दें, खर्चा वो उठा लें, तो मिल मिला के काम किया जा सकता है। सहूलत लेने के लिए अगर छोटा मोटा खर्चा करना पड़ जाए तो किया जा सकता है। अगर ज्यादा फंड्स हों सर हमारे तो तो फिर घरों के आप बिल इतने ज्यादा आते हैं, हम कहाँ से कॉलेज का उठा सकते हैं? घरों के बिल ही नहीं पूरे हो रहे होते हमसे तो। बीबी वो आपका अकेले का घर आएगा, अकेले ने खर्चा बर्दाश्त करना है। यहाँ पर 40 लेक्चरर होंगे तो वो मिल के करेंगे तो 1-1 हज़ार भी नहीं आएगा, महीना आपका बड़े मजे से गुजर जाएगा। ठीक ऐसा है ही सर, है। थैंक यू सो मच, बहुत वेलकम शुक्रिया। मैम, वेलकम जी, वेलकम जी। मैं मिसेस अनीला यास्मीन बोल रही हूँ सर। एक आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मैम। सर मैम आपको अनीला, मसला आपकी मैं आवाज बहुत कम आ रही है, जरा जोर से बोलिएगा। जी सर, आ रही है आवाज अब? कोई गुजारा है? आप मेरा खाना पीना खाए बगैर जाना बात कर रही हैं। सर ऐसा है कि हमारी कैंटीन का हमने पेपरा पे इश्तहार दिया, हमारी कैंटीन का ठेका हुआ, लेकिन देने वाले थे मैम वो आपकी आवाज कट भी रही है और मुझे समझ भी नहीं आ रही है, आपकी आवाज बहुत कम है और कट भी रही है। जरा थोड़ा सा। मैम आप काइंडली अपना माइक चेक कीजिएगा, आपकी आवाज जो है ना वो अस्सलाम बिल्कुल भी वालेकुम, ऑडिबल अब नहीं। आ रही जी है अब सर क्लियर। आवाज? जी जी अब अब क्लियर। बेहतर, अब बेहतर जी हो जी गई है। जी जी सर, ऐसा है कि हमारी कॉलेज की कैंटीन है। कॉलेज की कैंटीन के लिए हम जिस तरह ठेका देते हैं हर साल, पेपरा जी पे इश्तहार देना पड़ा हमें। और उसके जी बाद जब जो बोली वाले थे वो आपस की जिद की वजह से उन्होंने उस कैंटीन के ठेके को बहुत ज्यादा उसकी कीमत बढ़ा दी, और एंड ये हुआ कि वो कैंटीन का ठेका तो मिल गया उस ज्यादा बोली देने वाले को, लेकिन वो पूरा साल उन्होंने अपनी प्राइसेस मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में ज़्यादा करके बच्चों को बहुत ख्वार किया, और फिर क्वालिटी ऑफ फूड भी अच्छी नहीं थी। अब अगले साल में जब दोबारा वो रिन्यू होना था तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बाइंग कैपेसिटी बच्चों की इतनी नहीं होती। और जिस इलाके में मेरा कॉलेज है सर, वहाँ पे बच्चे ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास के हैं। तो हम इसका क्या हल करें? क्या कॉलेज काउंसिल ही इसकी कीमत को कम कर सकती है कि हम जी अगले साल बिल्कुल इसके जी। ठेके को कम करें और बच्चों के फायदे के लिए उसमें कुछ बेहतरी कर सकें? अच्छा मैम, ऐसा है कि उसको इतना लंबा चौड़ा अगर आपका कितना वो बन गया कि पेपरा के आपको उसको जाना पड़ गया, जी जी इतना सर, ज्यादा वो दूर 5 पहले? लाख से ज्यादा, जाहिर है पेपरा पे हमें ओके। वो इश्तहार देना पड़ा। और वो जी 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 जी, जो मैं था समझ वो, गया। जी जी, तो अब वो जाहिर है बोली देने वालों को तो हम नहीं रोक सकते कि चालान 32 पे हमने वो पेमेंट गवर्नमेंट को जानी होती है, कॉलेज को तो उससे कोई लेना देना या सरोकार लेना नहीं देना नहीं, होता। वो तो नुकसान में चला जाता, जी, कॉलेज तो में अब नुकसान में। मसला ये है कि बच्चों को वो मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ फूड भी अच्छी नहीं दे रहे, और वो तंग भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो इसको हम किस तरह अपने कॉलेज काउंसिल से हम उसको कम पे ला सकते हैं या नहीं ला जी सकते, आप या ऐसा ऐसे ही एक क्वालिटी काम होती? कर सकती हैं, जी एक काम कर सकती हैं आप। जी जी ये अब जी सर, जो ना, मैं ऑफिशियली मशवरा नहीं दे रहा, अनऑफिशियल जी मशवरा है कि जी अगर वो आपको तंग कर रहा है और प्राइसेस बहुत ज्यादा है, तो आप कॉलेज जी काउंसिल से डिसीजन लेके उनका खत्म भी कर सकते हैं। नंबर एक, खत्म करके जी सर, आप उसको नोटिफाई करवा दें, और इसको जी अरेंज कर लें किसी भी तरीके से। और वो अगर जी जी अनऑफिशियल वाला तरीका अगर आप मुझसे सुनना चाहेंगी तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं आपको जी गाइड कर जी, दूंगा। ये चले, चूंकि डीपीआई ऑफिस की वो वेबसाइट पे चलना है, तो फिर जरा गड़बड़ हो जाएगा काम। जी सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। और ये जो मैं जो है ना स्टाफ जी, के लिए, जी मैं जी सर, स्टाफ के लिए क्या जी? जो स्टाफ के लिए जो एसी लगवाना है सर, वो किस फंड में से लगवा सकते हैं टीचर्स के लिए? क्या वो जो भी फंड, फंडिंग करके, खुद से फंडिंग करके करें? अच्छा उसका एक तरीका और भी होता है, आपके पास अगर लाइब्रेरी लैब्स में पड़े हों तो लाइब्रेरी जी के जी लिए आप खरीद कर लें, एक कर जी, लें, फिर ठीक है, एक और करके एक और जगह लगा दें, समझा करें बात को। ठीक है सर, सो ठीक है नाइस मैम, ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, वेलकम थैंक है, यू। वेलकम है, वेलकम है जी। और अस्सलाम जी वालेकुम साहब, सर। जी सर वालेकुम सादिया सलाम रहमानी बात कर रही हूँ भावलपुर से। जी। मेरी सर अभी ससुराली आपने स्टेट है जी मैम। नहीं सर, मोस्ट वेलकम सर। ये ससुराइली रहेगी, इसराइली नहीं बनेगी कभी भी। जी जी जी, वो ठीक है तीनों जी। क्वेश्चन जी। अपने ससुराली स्टेट से ही आ गए। अच्छा, ये तो बड़ी जालिम स्टेट है फिर तो। जी मैम।
अच्छा सर, ऐसा है कि ये भी एज अ सीनियर मेंबर हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो अभी आपने अप्रोप्रिएशन की बात की थी कि जो डायरेक्टर है जी वो 5 लाख तक कर सकता है, लेकिन हमारे पास जो अभी तक नोटिफिकेशन है या मेरे जो इल्म में है मे बी वो 1 लाख तक की लिमिट है। तो ये जो चेंज आया है या ये नोटिफिकेशन है ये हमारे तक नहीं पहुंचा हुआ, तो इसको कहाँ से लिया ओके जा सकता है? मैं जी ट्राई करता हूँ। मेरे पास अभी चूंकि मेरे मुलाजिमिन तो जा चुके हैं सारे, तो मैं कल कोशिश करूंगा कि वो ढूंढ के ना आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सर, ये थैंक यू तो सो मच। मैं एक साल से ज्यादा हो गया, एक साल से ज्यादा हो गया है। ये वहां पर अप्रूव हो चुका हुआ था और इसके ऊपर काम हो चुका हुआ है। 5 लाख डायरेक्टर और 10 लाख DPI। 10 लाख से ऊपर हो तो वो जो है ना कर सकते हैं जी, तो सेक्रेटरी वो एजुकेशन। हमारे पास अभी तक सिर्फ 1 लाख का था, तो बड़ी हमें लगता था कि इतनी एफर्ट भी करें और फिर मतलब 1 नहीं नहीं लाख अब तो मैम, कोई वैल्यू यही नहीं रही। बात, ये जो ये ट्रेनिंग जो होती है ना मैम, इसका जी एक ही जी मकसद है। ये शायद डायरेक्ट कोई नहीं बताता होगा कि हमने अपग्रेड करना है अपने कोलीग्स को और अपडेट करना है अपने कोलीग्स को। जी, तो श्योर ये सर, दो श्योर। मैं चीजें करनी व्हाट्सएप ही पे भी हैं, तब आपको कर इसलिए लूंगी। मैं हाजिर जी, मैम, मैं हाजिर। थैंक यू सो मच सर। और ये कैंटीन वेलकम। वाला इशू तो रियली अस्सलामुअलैकुम रियली सर। बहुत जेन्युइन। जी अच्छा सर, इसमें एक कोई शक चीज, नहीं। जी सॉरी जी मैम। सॉरी मैम, एक चीज मैं पूछ लूं। सर, जी ऐसा मैम हुआ है कि बोले हमारी प्लीज कॉलेज बोले। काउंसिल हुई थी, हमारी जी कॉलेज काउंसिल हुई थी, तो उसमें ये कैंटीन का इशू आया था कि सारे पैसे एफर्ट हम करके हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो ठीक उसमें है। हमारे जो फिलैंथ्रोपिस्ट थे उन्होंने हमें ये सजेशन दी थी कि जी आप ऐसा करें कि ये सारी तजवीज़ बनाएं और फिर इसको लिए हमने कहा कि कम से कम सर मेंटेनेंस रिपेयर के लिए तो कुछ पैसे तो कॉलेज को मिलने चाहिए कैंटीन में से। उसका उसका हल ये है मैम, जी बेहतर ये है कि व्हाट्सएप पे मुझसे राब्ते में पूछ लें तो मैं बहुत सारी चीजें ओके आपको ओके बता दूंगा। ओके। ठीक है। आप ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सो मैं मच, थैंक यू अवेलेबल सो होता हूँ, बेफिक्र होके मैं व्हाट्सएप पे करें। मैं आई अवेलेबल विल। रात 2 बजे तक होता हूँ। 2 से सुबह इंशाल्लाह 6 बजे सर। तक ऑफ होता हूँ, बाकी मैं ऑन ही होता हूँ। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच, वेलकम सो नाइस। वेलकम। जी साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। अभी और आप किसी ने डायरेक्ट मेथड पे बता रहे थे गजन अपने कॉलेज का। जी जी सर, जी सादिया हुसैन मेरा नाम है। जी मैम। आप अभी हमें डायरेक्ट मेथड पे बता रहे थे कि आपने 9 लाख के वो टायर्स खरीदे। तो सर जी कॉलेज काउंसिल कितनी लिमिट तक जा सकती है इस तरह के डायरेक्ट परचेज के लिए, अच्छा और वो सुन लें किस जी, हेड से उठाएंगे फिर? सुन लें जी। कॉलेज काउंसिल के पास इख्तियार ये नहीं है कि वो सैंक्शन कर दे। कॉलेज काउंसिल आपको सपोर्टिंग एलिमेंट है, आपके डिसीजंस को सेकंड करता है, आपको सैंक्शन नहीं देता। ये जो डायरेक्ट मेथड के तहत मैंने परचेज की है उसके अंदर 2-3 एक शराइत थी। एक सिंगल कंपनी होना, और दूसरा इमरजेंसी होना, तीसरा कॉलेज काउंसिल से अप्रूवल होना। तो ये 3 चीजें मिला के तब मैंने जो है ना वो इतना बड़ा फैसला किया और इतना बड़ा काम कर लिया। DPI ऑफिस से मैंने राब्ता करके पूछ लिया था। वहाँ जो बैठे हैं फाइनेंशियल मैटर्स के साथ डील करने वाले, उन्होंने भी कहा कि अगर आपको जल्दी है तो फिर इस तरह से करना पड़ेगा। फिर हमने वो मेथड इस्तेमाल करते हुए कर लिया। और फंड जिसमें अवेलेबिलिटी है, आप उसमें से, अब मेरे पास ट्रांसपोर्ट फंड पे पैसे पड़े थे तो मैंने खर्च किए। तो आप उन खर्चा को पूरा करने के लिए मैं लैब्स में से और किसी और फंड में से री अप्रोप्रिएशन करवा के वहां के पैसे पूरे कर रहा हूँ। हेलो अस्सलाम मैम, आवाज आ वालेकुम। रही है? जी वालेकुम जी सलाम जी। आवाज आ रही है सर। मैं अकीला बात कर रही हूँ भावलनगर से। जी अगेन मैम, आपके ससुराली आप भी भावलपुर से भावलपुर से ही आ रहे हैं। जी सर, मेरा जी जी क्वेश्चन ये है कि आपने कॉलेज काउंसिल की स्ट्रक्चर के बारे में ब्रीफ किया कि सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हों, एसोसिएट प्रोफेसर हों और जी। पेरेंट्स हों स्टूडेंट्स के। तो अगर कोई इससे डेविएट करे, सीनियर मोस्ट को एग्जम्प्ट करके कोई चौथे नंबर वाला या 5वें नंबर वाला रख ले, वो सिग्नेचरी भी और कॉलेज काउंसिल में भी, तो इसका कोई अच्छा हल सुन है? लें जी, क्योंकि हाँ अक्सर हल है। प्रैक्टिस है कि प्रिंसिपल्स सुन अपनी लें जी, मर्जी से मैनिपुलेट करते हैं। मैं बताता हूँ जी। ये जो कोर्स सिग्नेचरी वाला है ना, ये सीनियर मोस्ट कॉलेज का जो प्रिंसिपल के बाद सीनियर मोस्ट होगा वही हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। मासवा इसके कि वो इनकार कर दें और उसकी फिर बकायदा अप्रूवल लेंगे आप सेक्रेटरी से, क्योंकि सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन है कि सीनियर मोस्ट पर्सन को सिग्नेचरी होगा, कोई और नहीं हो सकता। वाइस प्रिंसिपल किसी को बनाया जा सकता है, वो चौथे नंबर पे 5वें तो नंबर ये वाले जो को बना आप दें, कोई हर्ज नहीं जो है। आप बात बता रहे हैं, ये मुझे कुछ
ख्याली लग रही हैं, कागजी बातें हैं, क्योंकि असल में हो कुछ और रहा है और जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब अच्छा, ऐसा प्रिंसिपल्स अपनी मर्जी से चेंज कर लेती हैं वो असल में और होता कोई ये मैम, इनकार भी नहीं होता, माजरत कोई है। जी नोटिफिकेशन जी भी जी नहीं होता, कोई अप्रूवल भी नहीं होती। असल में यही मामला है ना कि हम लोग ट्रेनिंग लेते नहीं है प्रॉपर। जो ट्रेनिंग हम यहाँ पर भी अब ले रहे होंगे ना, तो ये भी सारे कैजुअली बैठे होंगे, अब कुछ तो सोए होंगे लॉग इन करके, तो वो कहते हैं बस तो ट्रेनिंग है महीने से ऐसी प्रमोशन होके की करनी है। इस ट्रेनिंग में से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ निकाला जा सकता है, लेकिन हम सीरियस नहीं होते इसमें। ये बात मैं जो बातें कर रहा हूँ, ये कोई भी बात ऐसी नहीं है। मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ कि मेरे जो सिविल लाइंस कॉलेज में थे, मेरा प्रिंसिपल चाहते हुए भी मुझे को सिग्नेचरी से हटा नहीं सके, वो इसलिए कि मैं सीनियर मोस्ट था। उन्होंने सर एक मैं वाइस अपने प्रिंसिपल, कॉलेज में सीनियर मोस्ट हूँ, हाँ नंबर 1 आपको पे को हूँ और सिग्नेचरी मैं को होना है, सिग्नेचरी नहीं हूँ अदरवाइज और मैं कॉलेज आपके काउंसिल में पास भी नहीं जितना हूँ। काम हो रहा है, आपके पास जितना काम हो रहा है वो सारा का सारा क्या कहते हैं उसे, इलीगल और बैंक क्या कहते हैं फोर्जरी हो रही है। इसके ऊपर बहुत बड़ा उनका मुकदमा बन सकता रिस्पॉन्सिबल है। कौन होता है? रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल कौन होगा, होता है? प्रिंसिपल होगा और कि डायरेक्टर और उसने डिप्टी डायरेक्टर जिन्होंने चेक करना है, वो अगर अपना रोल नहीं प्ले कर रहे तो वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के? आपने मैम आपने उनको इन्फॉर्म किया, आपने लिख के दिया? सर रिटर्न आप देखें, जब आप सबऑर्डिनेट के तौर पे काम कर रहे हैं बस तो रिटर्न का मतलब आप समझ यही सकते वो हैं। मामलात हैं मैम, यही वो मामलात हैं कि जब आप कहेंगे मैं तो रिटर्न नहीं देती, लड़ाई आपकी डिप्टी डायरेक्टर लड़े या डायरेक्टर लड़े या प्रिंसिपल लड़े फलाना, या जो है ना डीपीआई लड़े, तो आप क्यों नहीं लड़ती अपनी लड़ाई? जिसने लड़ाई लड़नी है उसको फिर ठोक बजा के फिर सामने खड़ा होना है, और हक पे है। ये लड़ाई से मुराद, लड़ाई मकसद लड़ना दूसरा नहीं है, लड़ाई से मुराद हक लेना है। हक लेने के लिए आपको मैदान में आना सर ये होगा। हक खुद अगर क्यों नहीं आप मिलता? डरे रहेंगे सिस्टम तो फिर ऐसा काम क्यों नहीं नहीं है? चलेगा। ये मतलब खवातीन आपने एक बंदे को ही लटकाना है उल्टा। कैसे लटकाना है मैम? सिस्टम आपके इस जो तरह का हो जो खवातीन खुद ही वाले चेक एंड मामलात है ना, बैलेंस हो। ये खवातीन के जो मामलात होते हैं ना कॉलेजेस के, ये ना खवातीन जो है ना वो रोती रहती हैं और लिख के सर भी कुछ नहीं जाहिर सी देती। बात है, आप खुद समझदार हैं कि सर जो बंदा डेली जिसको फेस करना है, डेली फेस करना तो आपने भी, उसने भी तो फेस आप ही को करना है। अगर वो गलत काम कर रही है तो फेस उसको करना चाहिए या आपको परेशान होना चाहिए? ये तो सीधा सीधा जो है ना वो बैंक फ्रॉड है। मोर लगती है सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर की मोहर लगती है। आप पढ़ लीजिएगा कभी चेक के ऊपर, और सीनियर मोस्ट नहीं है तो सीधा सीधा फ्रॉड हो गया। सर जी मैम, एनीबॉडी एल्स? सर बात ये है, मैं जावेद बात कर रहा हूँ सर, मैं जी डॉक्टर जावेद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी ये जो हमारी बहन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी, एक्चुअली इससे भी ज्यादा कुछ होता है। आप छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ, जो इलेक्शन होता है हमारा पेपला का, उसमें भी जी प्रिंसिपल कहते हैं हमने एसीआर सामने रख देते हैं। ये सिर्फ एसीआर पढ़ी है? एक मिनट रुकिएगा, सिर्फ एक मिनट, मेरी कॉल आ रही है डायरेक्टेड से। जी जी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, क्यों ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ? 3-4 ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੀਟ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ? ਹਾਲੇ ਪਿਛਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਲਾਈਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਭੇਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਾਫੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਪਾ ਦੇंगे, ठीक हो? कर देंगे जी इंशाल्लाह। ओके जी जी। सॉरी वो डायरेक्टर से जी बात हुई थी कि वो ब्लाइंड्स को मैं भेजा जा रहा है कॉलेजेस में, तो उनको एडजस्ट करना है क्योंकि उनका प्रेशर होगा। अच्छा जी, मैं डॉक्टर जावेद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। डॉक्टर जावेद बात कर रहा हूँ मुल्तान से जी। आपने हमारी जो बहन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, सर इससे भी ज्यादा कुछ होता है। वो उसकी एसीआर उनके हाथ में होती है और केस डेफर हो जाते हैं। तो वो उनके जो हमारी बहन ने तहफ़्फ़ुज़ात बताए हैं, वो उन्होंने अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एसीआर के ये इवन छोटा सा इवेंट होता है 3-4 साल बाद। हमारे आप भी कोलीग है, हमारे बखर भी अच्छा आप मेरे ऐसा ख्याल है, रहे हैं, तो मैं वो बखर भी, पेपला मैं का जब सारी उम्र इलेक्शन बखर होता से, है। मैं हूँ बखर से जनाब, और मैं अच्छा सारी जी। उम्र बखर ही रह के आया हूँ। तो मैं 16 में प्रोफेसर बन के तो मैं लाहौर आ गया था। हाँ जी बिल्कुल मुझे मैं याद वहां है भी सर। 3 साल प्रिंसिपल रहा हूँ। अब बिल्कुल मुझे याद है सर, मुझे याद है।
तो मसला ये है कि पेपला का एक सिंपल सा इलेक्शन होता है, 4-5 दिन का एक इवेंट होता है, उसमें भी प्रिंसिपल एसीआर सामने रख के बैठ जाते हैं कि भी ये वोट डालेंगे, तो आप वोटों के पर्ची का फोटो तक मांगते हैं। तो ये हालात है, तो ये बेचारी जो हमारी बहन कह रही है, तो ये उनकी बातें सही है। नहीं, उनकी मेरी बातें ठीक एसीआर है भी जी, नहीं लेकिन मिल रही, जो लड़ना आप देखो ना एसीआर की बात, एसीआर नहीं मिल रही। बीबी आपने लड़ाई लड़नी है तो फिर मैदान में रहना है, फिर डरना एसीआर से नहीं डरना। एसीआर चलती रहती है जिंदगी में, एसीआर जिंदगी में चलती रहती है। और एसीआर एक बात सुन लें, एसीआर अगर कोई आपकी खराब करता है तो वो उसके अंदर वैलिडिटी नहीं होती, आप बड़ी आसानी के साथ उसको जो है ना डिसअप्रूव करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। नहीं, अगर लिखे ही ना कोई, सर यहाँ पर तो वो लिख उनका, अब मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता जी, सारे लिख के देंगे, आप एक एप्लीकेशन तो दें, ना लिख के दें तो फिर बात है, आप लिख के तो देने वाले बने ना। आप घर में पड़े रहे और कहें जी लड़ाई कोई और लड़े, तुम्हारी जगह तो किसी ने नहीं लड़नी, आप लड़नी है तुसी। सर यहाँ पर तो ये भी होता है, सर ये भी होता है सर बात ये है कि ये भी होता है कि एक जगह पर ऐसा हुआ है कि वोट मर्जी का नहीं दिया, तो उस अपने लेक्चर की अपनी शादी थी, प्रिंसिपल ने उसको उसकी शादी पे छुट्टी नहीं दी, तो ये कैसे कर सकते हैं? उसके लेक्चरर की अपनी शादी थी। उसका हल मैं बता देता हूँ। आप एक मेडिकल वहां से 5 रुपए की पर्ची बनवाते और मेडिकल की दरखास्त दे देते कि जी मैंने छुट्टी चाहिए, मेडिकल के दबा भी नहीं सी रोक सकता। हूं मैं लफ्ज नहीं बोलना नहीं चाहता, मैं बोल देता है सही प्रॉपर लफ्ज इस्तेमाल किया जी। मैं जो है ना जी ट्रेनिंग देता हूँ हर किस्म की। मैं इलेक्शन की ट्रेनिंग देता रहा हूँ, मैंने हज की ट्रेनिंग मैं देता हूँ, ये ट्रेनिंग भी मेरे पास, मैं प्रोफेसरों को पीछे सारी ट्रेनिंग मैं देता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता होता हूँ कि मैं उस्ताद ही नहीं, मैं बड़ा उस्ताद हूँ। ये बड़ा उस्ताद का लफ्ज मैं जान के इस्तेमाल करता था कि मैं वो तरीके भी बताता हूँ, कि किस तरह से आपने इनसे बचना भी है, करना भी है। वो तरीके व्हाट्सएप पे सुन लीजिएगा मुझसे फिर किसी वक्त, ठीक हो क्या? ठीक है, इनसे रिलेटेड बात करें चूंकि ये जी जी वालेकुम सलाम सर। अगला सवाल ले लें। जी मुल्तान से प्रोफेसर काजी खालिद मुल्तान से, मैं एक्स डायरेक्टर एजुकेशन मुल्तान भी रहा हूँ जी। तो सर मेरा सवाल ये है कि जब डीडीओ पार एक दफा दी जाती है, डायरेक्टर साहब देते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना साउथ पंजाब में तो ये है कि फिर ये सेक्रेटेरिएट चली जाती है लाहौर, तो अगर डीडीओ पार दोबारा ना हो तो क्या बैंक एतराज कर सकता है कि आपने 6 महीने पूरे कर लिए हैं, अब हम आपका अकाउंट मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते जब तक कि आपकी दूसरी टर्म की डीडीओ पार नहीं आ जाती? बिल्कुल बैंक इसके साथ है या बैंक इस पे एतराज नहीं कर सकता? जी एतराज कर सकता है बैंक, क्योंकि बैंक के मामलात आपके ऑर्डर से हैं। मैं रेगुलर प्रिंसिपल हूं, तो मेरे ऑर्डर जब हो गए तो वो फिर जब तक डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, ऑर्डर बाकायदा नहीं आएंगे, तो तब तक मेरा ही ऑर्डर चलेगा। लेकिन जो इंचार्ज प्रिंसिपल डीडीओ पार्स होंगी उनकी लिमिटेशन है, उनको लिमिट होती है 6 महीने की। 6 महीने के बाद दोबारा एक्सटेंड होते हैं और फिर उसके बाद अगली पार जो है आगे चली जाएगी, उन्होंने देने हैं। तो उस हिसाब से बैंक वाले बिल्कुल जस्टिफाइड हैं कि उनके पास ऑर्डर लिखे हुए हैं फॉर 6 मंथ्स आर टिल द अराइवल ऑफ जो है ना क्या कहते हैं इनकम्बिडेंट। तो वो या वो पहले 6 महीने हो जाए या वो बंदा पहले कोई आ जाए नया बंदा, तो तब तक ये ऑर्डर वैलिड होते हैं, उसके बाद ऑर्डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए बैंक वाले ठीक करते हैं, वो फाइनेंशियल मैटर है। जो हमारी डीडीओ पार दी जाती है ना, उसमें टिल द अराइवल ऑफ रेगुलर इनकम्बेंट नहीं लिखा जाता। चले ना लिखा जाए 6 महीने तो फिर भी लिखा जाता है। हाँ, मतलब अगर 6 महीने तक वो बंदा सीट पे बैठा रहे तो नेक्स्ट टर्म के लिए अगर उसको डीडीओ पार प्रोसेस में है, सेक्रेटेरिएट में है, वहां से आनी है, तो बैंक उसको कैसे रोक सकता है जबकि नया बंदा क्लेम ना करे कि मैं प्रिंसिपल हूँ? नहीं जी नहीं, बैंक बिल्कुल रोक सकता है। मैं उनके हक में नहीं बोल रहा, मैं टेक्निकली बात बता रहा हूँ। मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि बैंक को जब आपने ऑर्डर दिया है, आप एक चेक दे देना, मैं ही चेक आपको दे दूं और मैं कह दूं कि ये चेक 1 दिसंबर 2024 से पहले ड्रॉ नहीं हो सकता, तो आप नहीं ड्रॉ कर सकेंगे। वो 1 के बाद ही ड्रॉ होगा। चेक भी आपके पास, सारा कुछ ही आपके पास, उसके बावजूद आपको कोई नहीं देगा। तो ये जो टाइम लिमिट केस होते हैं ना, ये बैंक वाले खासतौर पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और इसी तरह एजी ऑफिस वाले भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये दोनों ही आपको इनकार कर देंगे। लेकिन सर जो प्रोसेस है इसका डीडीओ पावर के एक्सटेंशन का, अगले 6 महीने भी गुजर जाते हैं, जो एक्सटेंशन मिलनी होती है उससे अगला आ जाता है, लेकिन पिछली अभी मिली नहीं होती उसको।
जो कॉलेज का निजाम चला। ये हमारे मामला था, ये बैंक का मामला नहीं है। ये हमने खुद ही डिले किया होता, हम पीछे नहीं जाते। हम पीछे जरा जाए तो उसी दिन हो सकते हैं, एक ही दिन में डीडीओ पार मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मैम। सर कुछ कॉलेजेस में ना ये भी प्रैक्टिस रही है कि कॉलेज काउंसिल के मेंबर्स सिलेक्ट करने के लिए ना प्रिंसिपल की तरफ से कुछ नॉमिनेट कर दिए गए नाम, और फिर कॉलेज में स्टाफ में इलेक्शंस करवाए गए कि कितने वोट हैं किसी नाम के लिए। तो फिर वोटिंग के हिसाब से जितने स्टाफ के लोगों ने वोट दिए, और इसमें कोई सीनियर जूनियर की रिस्ट्रेंट भी नहीं थी। ये जूनियर इलीगल काम है सारा का सारा। जी जी इलीगल। तो इसकी कोई लीगलिटी नहीं है। जब ये गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिए हैं तो कोई भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। ठीक है सर। गवर्नमेंट को हमने फॉलो करना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मैं खुद शर्मीन बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी मैम। सर मेरा ये था कि थोड़ी देर पहले एक टीचर ने कहा कि को सिग्नेचर जो है वो मोस्ट सीनियर नहीं है, लेकिन ऐसा अगर कोई जो मोस्ट सीनियर हैं वो लिख के दे दें कि मैं नहीं करती, तो उस सूरत में फिर क्या होगा? और जस्ट उस सूरत में भी आपको अप्रूवल जरूर लेनी चाहिए, लिख के भेज देना चाहिए गवर्नमेंट को। मैं 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं वो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं तो मैं ऐसे वैसे ਤੁਹਾਡਾ फोन इसी चुक रहा, मैं ਹੁਣ रोक के तो मैं क्या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਾਂ, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रिंग बैक करता। सही हो गया, आवाज नहीं आई, मेरी आवाज चली गई। जी जी तो सर मेरा नंबर दे दो तो उन्होंने कहना जरा घंटे तक रिंग करन कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं तो फिर उस बाद फ्री होकर मैं तसल्ली नाल गल कर रहा। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। जी सर वो एक डायरेक्टर के फोन और आ गए। जी जी तो जी मैम। दूसरी सूरत ये कि आप मोस्ट सीनियर भी नहीं है, तीसरे चौथे नंबर पे हैं, और जुबानी कह दिया कुछ टीचर्स ने कि नहीं हमने नहीं करना, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, तो उस सूरत में आपको बना दिया जाए और आप बड़े अरसे से वाइस प्रिंसिपलशिप कर रहे हो, लेकिन इसमें तो कोई वो नहीं है ना, प्रिंसिपल को चाहिए कि वो अप्रूव करवाएं। हाँ अप्रूव वो करवाएं। अगर वो आप सारे खामोश हैं, आप सारे माशाल्लाह गस्टेड ऑफिसर हैं, 20 में पहुंच गए हैं, ट्रेनिंग हो रही है 20 की, तो बीबी जड़ा हाँ नाम ही करे मुंह तो और लिख के साइन कर दे बेहते दा मतलब हाँ ही होंगी ना, कबूल है करने की जरूरत नहीं पड़ती ना जी मैम। तो ये जब आप सारे कबूल कर रहे हो कि ये काम कर रही है और सारे चुप करके बैठे हो, इसका मतलब है कबूल कर लिया आप लोगों ने कि वो ठीक है। सर ठीक है, थैंक यू। जी वेलकम। एनीबॉडी एल्स? बहुत शुक्रिया जनाब। जी सर मैं एक और सवाल ले सकती हूँ? जी जी जनाब ले लें। जी 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 बस आखिरी मैं सवाल मिसेस अनीला यास्मीन बहावलपुर से। सर मैं ये पूछना चाहती थी कि जब हम आपका कॉलेज काउंसिल क्वेश्चन मैंने ना जवाब दे के मरना है मैम की कर दे तुसी। नहीं सर ये बड़ा जेन्युइन सा सवाल है जो मैं भी आपसे जी, जी, करने जी। जा रही हूँ। देखिए हम जी। कॉलेज काउंसिल में हमने जो मेंबर्स की तादाद कर ली, जब हम किसी फॉर एग्जांपल बस के लिए कुछ हम टायर खरीदना चाहते हैं, तो हमने उस टेक्निकल मेंबर को भी शामिल करना है जो बस इंचार्ज जो हमने अपने स्टाफ में से बनाई हुई है। आप ले फिर वो सकते तादाद उनकी ही ज्यादा नहीं बढ़ एप्लीकेशन। जाएगी? नहीं वो कॉलेज काउंसिल का मेंबर नहीं होगा, वो सपोर्टर जी, जी। होगा, ऑब्जर्वर होगा। आप उसको कॉलेज काउंसिल पे पेश करें कि इसकी अच्छा, वजह से ठीक। ये सारा काम किया जा रहा है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है, इसकी बात सुने, क्या क्या मामला हो रहे हैं, क्या होने वाला है, उसको फिजिकली पेश ठीक है। कर दें कॉलेज काउंसिल में ताकि आपको सपोर्ट मिले। ठीक है, ठीक। मतलब जितने भी काम हमने करवाने हैं उससे कंसर्न जो स्टाफ इंचार्ज है उसको हम एज एन ऑब्जर्वर आप बुला ले उन्हें कि जी सकते ये हैं अपनी सामने आए कॉलेज बैठे हैं, इनसे पूछे कि क्या क्या मामला है, तो क्या हो रहा है, कितना जुल्म है, कितना मामला गंभीर हो गया है, अब करना बहुत जरूरी हो गया। ठीक है सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी, वेलकम जी, वेलकम। सर डॉक्टर साहब कल हमारे सिविल लाइन कॉलेज मुल्तान में हुई है मीटिंग, ये कॉलेज काउंसिल की। हमारे प्रिंसिपल है हाँ जी डॉक्टर ज़िया साहब थे, तो उन्होंने एक दिन पहले एक लेटर जारी कर दिया था, जितने भी ऑफिसर हैं जिनके पास कोई भी स्टेक है वो बाहर स्टाफ रूम में मौजूद रहेंगे, अगर जरूरत पड़ी किस वजह से किसकी डिमांड की जा रही है। इस तरह मैं कंट्रोलर एग्जामिनेशन हूँ अपने कॉलेज में, तो मैंने कहा कि मुझे एक प्रिंटर चाहिए और ये चीजें चाहिए।
मैंने लिख के दिया होता, प्रिंसिपल साहब ने फिर मुझे बुलाया वहां पर कि आप ठीक है। जस्टिफाई करें, फिर मैंने बताया जी इतना हमें करना पड़ता है। तो यही जो हमारी बहन ये बात कर रही थी, तो ऑफिशियली तो हमें फिर बाउंड किया गया था, हम लोग बैठे रहे हैं, 10-12 लोग थे, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज लहदा बैठा था, कंट्रोल एग्जामिनेशन लहदा बैठा था, कोऑर्डिनेटर लहदा बैठा था, कैंटीन कमेटी वाला लहदा बैठा था, परचेज वाले लहदा बैठे थे, रिपेयर कमेटी वाले, सब लोग हम वहां पर मौजूद रहे हैं। डॉक्टर जिया साहब है हमारे इंग्लिश के है प्रिंसिपल जी भी जी। है हमारे, तो तो ऐसा उन्होंने है, फिर हम सबको ये बड़ा अच्छा एक्ट किया उन्होंने। लेकिन अगर ये छोटे मोटे मामलात में ना भी कॉलेज काउंसिल पे पहले जाया जाए, या इतना वो हवा खड़ा किया जाए कि एक प्रिंटर के लिए ये सारा काम करना है, प्रिंटर इतना महंगा नहीं नहीं होता। प्रिंटर प्रिंटर आप नहीं खरीद रहे हैं, उसका प्रिंटर एक्सपेंडिचर वहां पेश कर दे जी, हमने ये प्रिंटर फलां के लिए लिया है, कोई नहीं, हर्ज नहीं है उससे। हमें 4-5 सेट चाहिए थे प्रिंटर के और हाँ, पीसी वगैरह के। हाँ, अगर 4-5 ज्यादा सेट चाहिए तो चाहिए थे, फिर वो अमाउंट ज्यादा हो गई, तो इसके लिए फिर तो जरूरी था कि आप उसको वहां क्योंकि मेंशन हमारे करें। पास 16 सब्जेक्ट में बीएस प्रोग्राम है। बिल्कुल ठीक है जी। जज़ाकल्लाह जनाब, बहुत शुक्रिया। अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर लें जनाब, मैं हाजिर होता हूँ। असद साहब। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।